हेलो गाइस, दिस इज डिफेंस डीसी। और जैसा कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री की जयचंद गरवार सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम 12th क्लास की जो बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री उसको कवर करवा रहे हैं। ये 11th लेक्चर है जिसमें हम थीम 11, इसका नाम है रिबेल्स एंड द राज, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, उसके बारे में बात होगी। उसको किस तरह से अंग्रेजों ने सप्रेस किया, किस तरह से वो स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद जो सप्रेस किया, और भी कई सारी चीज़ें उसके बारे में बात होगी इस पूरे के पूरे लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर शुरू होने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। मैं लाइक करने की बोलना भूल जाता हूं, तो आप लाइक करते नहीं हैं। ठीक है, लाइक करना इसलिए ज़रूरी है, जितना किसी वीडियो पर लाइक होती हैं उससे उतना ही ज़्यादा वो लेक्चर रिकमेंड होता है दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, और जैसे जैसे नए लोगों के पास लेक्चर पहुँचते हैं उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और लेक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको ही फ़ायदा है। सारे लेक्चर की अपडेट, कई सारे ऐसे फ़ोटो, जैसे इस फ़ोटो में मैंने अमरनायक सिस्टम को बहुत ही अच्छे से बुलेट पॉइंट में बताया है, इस तरह के मैं फ़ोटोज़ वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है, और भी कई सारी क्विज़ वगैरह, और का अगर कोई डाउट और डिस्कशन होता है इसमें आप पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको इस वीडियो के मिल जाएगा। अब देखते हैं, देखिए लेक्चर को। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की लेक्चर की स्टाइल कैसी होती है, वो पहले किसी घटना को बताती है, फिर उसके बारे में बताती है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो देखते हैं किस तरह से रिवॉल्ट हुआ। 10 मई 1857 की बात है। सिपाही जो थे, कुछ सिपाही मेरठ के कंटोनमेंट होता है आर्मी की रहने की जगह, उसमें म्यूटनी हो गई। म्यूटनी होती है अगर सिपाहियों में कुछ किसी तरह का रेवेलियन हो जाता है ना, किसी आर्मी के अंदर किसी तरह का रेवेलियन हो जाए, उसको म्यूटनी बोलते हैं। ठीक है, म्यूटनी हो गई। टाउन के जो ऑर्डिनरी जो लोग थे उन्होंने भी वही सिपाहियों को ज्वाइन कर लिया उनके साथ लड़ने के लिए। मतलब जो आसपास के जो लोग थे वो भी सिपाहियों के साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे। अच्छा, और क्या क्या हुआ? कई सारे रिकॉर्ड, ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। टेलीग्राफ लाइन जो थी दिल्ली से मतलब दिल्ली के लिए जो टेलीग्राफ लाइन जा रही थी वो उसको भी कट कर दिया गया। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, सिपाही जो थे वो दिल्ली के लिए चल पड़े। ठीक है, सारे के सारे सिपाही दिल्ली के लिए चल पड़े। अच्छा, फिर क्या हुआ? दिल्ली में क्या था? सुबह 11 मतलब सुबह, अगली सुबह 10 मई को रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था ये म्यूटनी। उसके बाद 11 मई को सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए भाई साहब। अच्छा, हो क्या रहा था उस वक्त? मुग़ल एम्पायर के जो लास्ट एम्पायर जिनको बोलते हैं, बहादुर शाह जफ़र, काफ़ी बूढ़े थे हुए उस वक्त में। इन्होंने अपनी प्रेयर वगैरह ख़त्म की थी सुबह सुबह की। उसमें उस समय काफ़ी सारी सिपाहियों की भीड़ वहाँ पे गई। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, वी हैव कम फ्रॉम मेरठ आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिशमैन हेयर देयर बिकॉज दे आस्क्ड अस टू बाइट बुलेट्स दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स विद अवर टीथ। इसमें बोला है इन्होंने, कैसा हम वहाँ से आए हैं मेरठ से और सभी हमने इंग्लिशमैनों को मार दिया है, क्योंकि उन्होंने हमसे बुलेट चबाने के लिए कहा जिन पे गाय का और शुगर का फैट लगा हुआ है। अच्छा, आपको पता होगा गाय हिंदुओं में बहुत ज़्यादा पूजनीय है और शुगर को मुसलमान बहुत ज़्यादा शुगर से वो रखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिकली उसको ये संदेश देना चाह रहे थे बहादुर शाह जफ़र को। लास्ट मुगल एम्पर जो बहादुर शाह जफ़र है उससे ये बोलना चाह रहे थे कि भाई साहब, अंग्रेज जो हम हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो फेथ है ना, उसको करप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा ये बोल रहे थे। अच्छा, अब बहादुर शाह जफ़र बेचारे क्या करें? पहले तो बहादुर शाह जफ़र खुद डर गए, लेकिन जब इतने सारे लोगों ने बोला कि हमने म्यूटनी कर दी तो हमारे लीडर बन जाइए आप, तो बहादुर शाह जफ़र के पास, जो लास्ट मुगल एम्पर थे ये, इनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। तो इन्होंने एक तरह से, इनका मन ना होते हुए भी कि, तो बहादुर शाह जफर हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कंप्लाई। द रिवोल्ट दस acquired a kind of legitimacy because it could now be carried in the name of मुगल एम्पर। अब उनको एक रिवोल्ट का एक लीडर मिल गया कि भाई साहब, ये रिवोल्ट में हमारा जो लीडर है वो बहादुर शाह जफर है। तो इसी से आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि उस वक्त जो रिवोल्ट हुआ था उनके पास कोई एक फिक्स लीडर नहीं था और ना उसके पास फिक्स कोई गोल था। अगर सच में, मैं तो ये मानता हूँ, सच में इंडिपेंडेंस उनको चाहिए तो मुगल एम्पर के पास क्यों गए हैं वो लोग? असली में अगर तुम अंग्रेजों को भगा के मुगल एम्पर को अपना लीडर बनाओगे तो एक तरह से मुगल एम्पर खुद तुमको आगे जाके गुलाम बना लेगा। लेकिन इस सब के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम वही देखते हैं क्या हुआ था। तो आपने देख लिया। अच्छा, अब देखते हैं पैटर्न क्या था रेवेलियन का, होता क्या था। देखिए, द सिपाही बिगन देयर एक्शन विद अ सिग्नल। एक सिग्नल होता था, जैसे इवनिंग कोई गन जला दी या कोई बजल साउंड कर दिया। अब म्यूटनी किस तरह से होती थी? सबसे पहले वो बेल ऑफ आर्म को सीज करते थे और फिर ट्रेजरी को लूट लेते थे, पूरा का पूरा खजाना लूट लेते थे।
फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करते थे, जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलो और सभी रिकॉर्ड को जला देते थे। ये सब वो काम करते थे। अच्छा, ये बेल ऑफ आर्म क्या है, जिसको पहले कब्जा करते थे? बेल ऑफ आर्म होता है जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं। अच्छा, ट्रेजरी आप सब जानते हो, खजाने की जगह, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनरी जो लोग थे उन्होंने उसको ज्वाइन करना स्टार्ट किया। अच्छा, जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया ऑर्डिनरी लोगों ने, ऑर्डिनरी लोग मतलब सामान्य जो लोग आसपास के गांव वगैरह के थे, शहर के जो लोग थे, उन्होंने जैसे ही रिवोल्ट में पार्ट लेना स्टार्ट किया सिपाहियों के साथ, तो भाई साहब जो टारगेट थे जो अटैक के, वो और भी ज़्यादा बड़े होने लगे। जैसे कई टाउन्स लखनऊ के, कानपुर के, बरेली के और कई मनी लेंडर और रिच जो लोग थे उनके भी घर वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए गए। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो पीजेंट थे वो अंग्रेज़ों के साथ, जो ऑपरेसर थे उनके, मनी लेंडर वगैरह, इनको भी अंग्रेज़ों का ही एक अलाई समझते थे, अलाई ऑफ द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश लोगों के साथ ही मिले हुए हैं ये लोग भी और हमको परेशान करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, अब देख रहे हो, इसमें दिख रहा होगा ऑर्डिनरी जो पीपल हैं वो भी साथ में, ये जो देखो ये ऑर्डिनरी आदमी है, ये सिपाहियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को तहस नहस कर रहा है। अच्छा, बेल ऑफ आर्म का मतलब मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं। फिरंगी वर्ड का मतलब आपने सुना हो कई बार, अंग्रेज़ों के लिए फिरंगी बोलते हैं। फिरंगी एक पर्सियन ओरिजिन का वर्ड है। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो पॉसिबली ड्राइव होता होगा फ्रैंक से। देखिए मैं आपको बताऊं, ये पता नहीं किस ने एनसीईआरटी लिखी है, क्या तो उसमें अकल है नहीं। ये पॉसिबली ड्राइव क्या होता है? फिरंगी का क्लियर कट मतलब समझ आता है, इसका रंग थोड़ा फीका है। तो अंग्रेज जो गोरे होते हैं उनको बेसिकली फिरंगी बोला जाता है। लेकिन ये जो वर्ड है ये बहुत ही डेरोगेटरी सेंस में यूज किया जाता है फॉरेनर्स के लिए, उनको एकदम नीचे दिखाने के लिए। अच्छा, अब देखो आपको पता है कि म्यूटनी हमने शुरू में पढ़ी थी कि 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई है, तो मई में स्टार्ट हो रही है बेसिकली, मई 1857 में। अच्छा, तो देखते हैं और क्या क्या हुआ। जैसे क्या लिखा हुआ इधर, इन द मंथ ऑफ मे एंड जून ब्रिटिश हैड नो आंसर टू एक्शन द रिवल। मई और जून में ब्रिटिश खुद शौक हो गए थे बिल्कुल ब्रिटिशर कि ये हो क्या गया, इतनी बुरी तरह से रिवेल्ट बढ़ कैसे गया। अच्छा, इसी एक राइटर ने उस वक्त लिखा था, ब्रिटिश रूल एज वन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर नोटेड, क्या लिखा था, कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड, कि ब्रिटिश जो रूल था वो इस तरह से कोलैप्स हो गया जैसे कोई ताश के पत्तों का बना हुआ कोई घर है। अच्छा, अब देखिए ये जो पैरा लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स, इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आने लायक तो है नहीं। इसमें बस ये लिखा हुआ है कि उस वक्त जिस वक्त रिवॉल्ट चल रहा था, उस वक्त जो ऑर्डिनरी जो चीज़ें थी, खाने के साग सब्जी जो थी, जैसे इसमें लिखा हुआ ना, वेजिटेबल्स एंड साग, ये सब मिलना क्या हो गया था, बंद हो गया था। अच्छा, और आलू टमाटर ये सब चीज़ों की बहुत कमी पड़ गई थी उस वक्त मार्केट में। पानी वगैरह कई जगह पानी की लाइन वाइन कट गई थी, तो पानी वाली की समस्या आ रही थी। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, इसको देखते हैं लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये किस तरह एक जगह से म्यूटनी दूसरी जगह फैली, क्यों फैली। देखिए कि भाई जैसे ही 7th अवध इरेगुलर कैवलरी ने मना कर दिया कि भाई साहब हम ये न्यू जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के ऊपर जो लड़ाई हो रही है, आपको याद होना चाहिए मुगल एम्परर से उन्होंने क्या कहा था कि भाई हमसे उन्होंने ऐसी गोली, मतलब ये होता है बंदूक में डालने के लिए जो कट्टे में जो दोनाली जो बंदूक होती है उनमें जिस तरह की गोली डालते हैं ना, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो उन्होंने यही तो बोला था कि इसमें गाय का और सुअर की चर्बी लगी हुई है, इसको हम काटेंगे नहीं। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा होगा, जैसे ही 7th अवध इरेगुलर कैवलरी ने मना किया तो उन्होंने तुरंत ही 48 नेटिव इन्फेंट्री को लेटर लिखा था कि भाई साहब, और लेटर लिख दिया उससे, इससे वो आगे जाके भी पता चल गया। अच्छा, तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि पीपल वर दस प्लानिंग टू टॉकिंग अबाउट दिस रिवेलियन, कि भाई साहब लोगों ने पहले से ही रिवेलियन के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था, कोई ना कोई प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तभी तो जो जैसे ही इन्होंने मना किया, इन्होंने आगे 48 जो नेटिव इन्फेंट्री थी उनको लेटर वगैरह लिखा था। इस तरह से रिवोल्ट फैला जा रहा था। अच्छा, इसमें देखिए फिर एक पैराग्राफ है, सिस्टन एंड द तहसीलदार। सिस्टन एक अंग्रेज का नाम है, फ्रांकोइस सिस्टन, और एक तहसीलदार। हुआ ये था, फ्रांकोइस सिस्टन जो था एक क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर था सीतापुर में। वो नया नया अपॉइंट हुआ था, तो वो वहाँ के मजिस्ट्रेट के पास गया था रेस्पेक्ट पे करने के लिए। अच्छा, वहीं पे वो देखता है कि एक मुस्लिम तहसीलदार आता है, ठीक है। अच्छा, और मुस्लिम तहसीलदार से इसकी क्या बात हुई, ये पूछ रहा है, मुस्लिम तहसीलदार पूछ रहा है उस वक्त, क्या पूछ रहा है, ये उस वक्त रिवोल्ट के टाइम की बात है कि भाई आवाज़ में क्या चल रहा है। तो वो बोल रहा है कि सिस्टन बोलता है, मतलब जो पुलिस वाला है, जो अंग्रेज जो है क्रिश्चियन पुलिस वाला, कि बस प्लेइंग सेफ। तो फिर वो बोलता है कि अगर अवध में कोई काम होगा तो पता चल जाएगा, ऐसा करके इनमें बातचीत होती है। तो इस तरह से वो ये जो तहसीलदार जो था काफ़ी बातें करता है। बाद में जाके क्या पता चला कि ये तहसीलदार था ना, यही बिजनौर का एक प्रिंसिपल रेबल लीडर निकला। ये भी रेबल लीडर था बिजनौर में,
जो रिबेल थे उनको लीडरशिप यही का आदमी कर रहा था। तो एक तरह से तुम समझ रहे हो, जिससे वो पुलिस इंस्पेक्टर बात कर रहा है वही खुद रिबेल लीडर है। इसका मतलब तो नहीं है इसमें से क्वेश्चन तो क्या आएगा, क्वेश्चन जहाँ से आएगा वो बताता हूँ आपको। अच्छा देखते हैं। चार्ल्स बॉल, जिसने अर्लियर हिस्ट्री लिखी है अपराइजिंग की, अपराइजिंग मतलब वही रिबेल ये जो हुआ था इस सब की, उसने क्या किया है कि भाई साहब रात में पंचायत हो रही थी कानपुर में, सिपाही लाइन्स में, जहाँ पे सिपाही रहते हैं वहाँ पर रात में पंचायत हो रही थी। तो इससे ये पता चलता है कि भाई साहब कुछ ना कुछ डिसीजन जो वो कलेक्टिवली लिए गए थे, ये सब पहले से प्लानिंग कर रहे थे। अच्छा तो इससे सही तो समझ आ रहा है। अच्छा अब देखो, आपने सुना होगा म्यूटनी और रिबेलियन और रिवॉल्ट, इन सब वर्ड्स में कुछ ना कुछ अंतर होता है। देखिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था, क्या बोला था मैंने शुरू में ही, कि म्यूटनी होती है एक कलेक्टिव डिसोबीडियंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द आर्म्ड फोर्सेस। अगर किसी आर्म्ड फोर्स में कोई रिबेल हो जाए, कोई विद्रोह हो जाए, उसको म्यूटनी बोलते हैं। म्यूटनी बेसिकली सिपाहियों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि सिपाही कोई विद्रोह कर दें। रिवोल्ट कब होता है, रिवोल्ट कब बोलते हैं, जब एक सिविल पॉपुलेशन जो है, सिविल पॉपुलेशन मतलब रिवेलियन ऑफ द पीपल अगेंस्ट इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी एंड द पावर, जब कोई सिविल पॉपुलेशन अथॉरिटी या बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब कोई विद्रोह करे, तब जाकर उसको रिवोल्ट या रिवेलियन बोला जाता है। अच्छा और कई चीज़ें, जैसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसको रिवोल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैसे उसमें सिविल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी, जिसमें पीजेंट, जमींदार, राजा, जागीरदार सब लोग थे, जबकि म्यूटनी केवल सिपाहियों के लिए इस्तेमाल होता है म्यूटनी सब। ये बात आपकी समझ आ गई। अच्छा इसमें लिखा हुआ है सिपाही वर द मेकर्स ऑफ देयर ओन रिबेलियन। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि जो 1857 की जो ये क्रांति हो रही है, रिवोल्ट जो हो रहा है, ये जो है ये इसके लीडर कौन कौन थे और कहाँ कहाँ पे थे। देखिए पहले तो ये झांसी की रानी का फोटो है, एक पॉपुलर इमेज। ये कानपुर के जो पेशवा थे नाना साहिब, उनका फोटो है। चलिए इस सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये देख लेते हैं कि वैसे जो रिबेल हुआ था उसके लीडर कौन कौन थे। देखिए शुरू का तो मैंने आपको बता दिया, वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट, जो मेरठ के जो सिपाही थे वो दिल्ली गए, ठीक है, उन्होंने मुगल एम्पर को अपनी कहानी सुनाई और ज़बरदस्ती उनसे लीडरशिप करवा ली। तो एक लीडर तो भाई कौन हो गया दिल्ली से, मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर, ठीक है जी। बहादुर शाह का जो फर्स्ट रिएक्शन आया था वो तो भाई साहब पहले वो डर गया था खुद ही, मतलब हॉरर का और रिजेक्शन का। लेकिन जब कुछ सिपाही तो सीधे कोर्ट में घुस गए थे, रेड फोर्ट में, तो फिर बहादुर शाह ने सोचा कि अब तो क्या ही ऑप्शन बचा है, इनकी लीडरशिप कर ही लेता हूँ। अच्छा और कई जगह क्या था, ठीक है, कानपुर में क्या था, कानपुर में जो कानपुर के नाना साहिब थे तो उन्होंने, वो अंग्रेजों के खिलाफ थे तो उन्होंने भी ले ही लिया, मतलब वहाँ के जो लोगों ने नाना साहब को अपना लीडर बना लिया। तो कानपुर में कौन है, नाना साहब। दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर, ठीक है। देखते जाइए, मतलब काफ़ी सारे लीडर हैं। इनसे जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग में सीएपीएफ एग्जाम या किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए लीडर्स के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा नाना साहब वो पेशवा बाजीराव जो सेकंड है, जिसके ऊपर बाजीराव मस्तानी हुई बनी है, उसी के सक्सेसर हैं, उन्हीं के बेटे हैं। अच्छा अब जैसे देखें, और फिर झांसी में, जहाँ अब पॉपुलर प्रेशर था, झांसी की रानी पहले से बहुत फेमस थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो पॉपुलर प्रेशर के चलते झांसी की रानी को भी लीडरशिप अज्यूम करनी पड़ गई। अच्छा ऐसे एक बिहार में थे कुंवर सिंह परमार, ये लोकल जमींदार थे बिहार में, अर्रा नाम की जगह में, इन्होंने भी वहाँ की लीडरशिप ले ली। देखो बिहार में कुंवर सिंह, अर्रा नाम की जगह में, झांसी में लक्ष्मीबाई ने ले ली थी, ठीक है, झांसी की रानी जो है, कानपुर में नाना साहेब, दिल्ली में हमने देखा बहादुर शाह। काफ़ी सारे लीडर हैं, आपको याद रखने हैं सारे के सारे, आपसे बिल्कुल पूछा सकता है। अच्छा अवध में क्या हुआ था, अवध के लोग पहले से गुस्सा थे, वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलर नवाब वाजिद अली शाह एंड द एनेक्सेशन ऑफ द स्टेट वर स्टिल वेरी वेरी फ्रेश इन द मेमोरी ऑफ द पीपल। ये 1857 में ये सब हो रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि 1856 में ही अंग्रेजों ने अवध के राज्य को हथिया लिया था वहाँ के राजा से। अच्छा किस बात पर हथिया लिया था, मिस गवर्नेंस के चलते। ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया था कि अवध का जो राजा है वो अच्छी तरह से गवर्न नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इसको हथिया रहे हैं। देख रहे हो तुम अंग्रेजों की कैसे कैसे हथकंडे हथियाने के। तो इसमें लिखा हुआ कि जो मेमोरी जो थी एनेक्सेशन की, जो जिस तरह स्टेट को एनेक्स कर लिया था अंग्रेजों ने, वो भी फ्रेश थी। तो अब वाजिद अली शाह जो थे उस वक्त नवाब थे जब अवध को हथिया था, ये तो बूढ़े हो गए थे। तो इनका जो बेटा था, तो जो लखनऊ में जो लीडर था, मतलब अब देखिए लखनऊ और अवध का एरिया एक ही है, ये लखनऊ अवध एक अलग अलग मत समझना, एक ही एरिया में आती है, लखनऊ के अंदर ही अवध है, ठीक है। तो लखनऊ में जो था वाजिद अली शाह का पहले शासन होता था 1856 में, लॉर्ड डलहौजी का टाइम था उस वक्त, उसने हथिया लिया था मिस गवर्नेंस का इल्ज़ाम लगाते हुए, अवध को एनेक्स कर लिया। अच्छा वहाँ के लोग पहले से नाराज हैं।
अब अवध में रिवॉल्ट सबसे लंबा चला, आपको ये पता रहना चाहिए पहली बात। तो अवध में 1857 की जो क्रांति हुई थी वो सबसे लेट कंट्रोल में अवध में ही आई थी। अवध में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। अच्छा, अवध में लीडर किसको बनाया जाए? वाजिद अली साहब या तो बूढ़े हो गए थे या रहे नहीं होंगे शायद, तो उनका एक छोटा बेटा था, यंग था काफ़ी, जिसका नाम था बजरिस कद्र, इसको बनाया गया था। इसकी माँ का नाम है बेगम हजरत महल, काफ़ी सुंदर महिला थी ऐसा बोला जाता है उनके बारे में। तो बेगम हजरत महल जो थी, इनकी माँ और बजरिस कद्र, ये समझ लो इन मतलब द यंग सन ऑफ नवाब, ये दो लीडर थे। मतलब बेगम हजरत महल संभालती थी अपने बेटे को, बताई थी होंगी। तो कोई पूछे, कई जगह लिखा आता है कि लखनऊ और अवध में जो थी बेगम हजरत महल ने लीडरशिप की थी रिवोल्ट की। देखिए बेगम हजरत महल ने भी की थी, और बजरिस कद्र जैसा इसमें लिखा हुआ है उनका बेटा, उसने, बेटा और माँ मतलब दोनों के दोनों है ना। अच्छा, और ऐसे क्या नहीं, और ऐसा ही ऐसा नहीं है, सब तरह के लोग इसमें थे, जैसे रानी, राजा, नवाब, तालुकदार, सब परेशान थे अंग्रेजों से। अच्छा, और कई जगह जो मैसेज था वो ऑर्डिनरी मैन भी थे, कई जगह लीडर, कई जगह रिलीजियस मैन भी थे। जैसे मेरठ में कोई फ़कीर था जिसने ये पूरा वो किया था। अच्छा, और भी तो मेरे से कई जगह, हाँ दो और बताऊँ आपको। देखिए मैंने आपको कई सारे लीडर बताए हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहेब, बिहार में कुंवर सिंह, झांसी में लक्ष्मीबाई जी, और अवध में बजरिस कद्र और बेगम हजरत महल, माँ बेटे दोनों। अच्छा, मैं आपको एक वैसी कहानी बता देता हूँ जो इसमें लिखी नहीं हुई है बेसिकली थीम्स में, कि वैसे ही परेशान थे वो। 1856 में उनका राज चले था, 1857 में ये सब हो रहा है तो अलग ही गुस्सा हो रहा है। अच्छा, और जैसे क्या है बताऊँ आपको, यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में एक परगना है, बोरट परगना इसको बोल देते हैं, एक जिला टाइप समझ लो, उस बरौत नाम से, ठीक है। वहाँ पे एक लीडर था जिसका नाम था शाहमल, एक जाट लीडर था शाहमल। इसने वहाँ पे 1857 का जो रिवोल्ट था उसकी लीडरशिप संभाली थी, शाहमल नाम है, ठीक है इसका। अच्छा, ऐसे ही सिंहभूम मतलब छोटा नागपुर का जो सिंहभूम रीजन है, वहाँ पे जो कोल ट्राइब ने भी, वहाँ की एक कोल ट्राइब थी, वो भी अंग्रेजों से बहुत परेशान थी, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तो इनका लीडरशिप किसने की थी? गुनू नाम के आदमी ने, एक ट्राइबल कल्टीवेटर था जिसका नाम था गुनू। तो देखिए सिंहभूम, छोटा नागपुर, कोल ट्राइब का लीडर कौन है? गुनू। उत्तर प्रदेश परगना बरौत जो है, परगना बरौत, परगना तो एक जगह को डिनोट करने के लिए होता है, जैसे जिला होता है इसी तरह से परगना है, असली जगह है बरौत उत्तर प्रदेश में। वहाँ का लीडरशिप किसने की है? शाहमल ने। सारे के सारे आपको याद रहने चाहिए। अच्छा, ये नाना साहब की फ़ोटो है, इतनी गंदी फ़ोटो क्यों बनाई समझ नहीं आया मेरे। अच्छा चलो देखते हैं, 1858 का एंड आते आते, ठीक है, रेवेलियन हो गई कोलैप्स। 1857 में स्टार्ट हुई, 1858 के एंड तक अंग्रेजों ने सब दबा दिया। वैसे भी कौन जीत जाएगा, अंग्रेजों के पास काफ़ी पावर थी उस वक्त। अच्छा, ये लोग तलवारों से लड़के बंदूक और तोपों वाले अंग्रेजों को हराना चाहते हैं, जो कि उस वक्त पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास कोई फिक्स लीडर भी तो नहीं है। अब बताओ, बहादुर शाह जफर को जाके लीडर बना रहे हैं वहाँ जाके ज़बरदस्ती, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। एक प्लानिंग की मेरे ख्याल से कमी रही होगी, वरना अंग्रेजों को 1857 में भगाया जा सकता था। अच्छा चलो देखते हैं क्या क्या कमी रही, क्या किस तरह से हुआ। तो देखिए इसमें लिखा हुआ नाना साहब के बारे में। नाना साहब जो थे उनको भी जैसे अंग्रेजों से कई जगह मुठभेड़ हुई, जैसे उनके सेना जिनकी जैसे जैसे हारी तो वो नेपाल के लिए भाग लिए, ठीक है। तो फिर नाना साहब की जो स्टोरी है उनके साहस की, और वो अभी तक फेमस है, ठीक है। तो वो लेकिन नेपाल चले गए थे वो एंड में, मतलब भाग के। तो हमने कई सारी चीज़ें देखी। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ 2 रिबेल्स ऑफ 1857, देख लेते हैं 2 रिबेल कौन कौन है। पहली बात तो वही, इसमें शाहमल के बारे में बात हो रही है पहले तो, ठीक है, कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे? जाट जो कल्टीवेटर थे उन वहाँ से बिलोंग करते थे। परगना बरौत था, उत्तर प्रदेश में बरौत परगना के रहने वाले थे। अच्छा, इनका जो किनशिप, इनकी जो पूरी जो फैमिली थी, जो एक बेसिकली वो कुल मिला के 84 देश मतलब 84 विलेज जो थे, वहाँ तक इनका वो चलता था पूरा सिस्टम। अच्छा, इन्होंने वहाँ पे लीडरशिप संभाली थी। पर बरौत के अंदर क्या किया था इन्होंने? हुआ ये था कि जो ब्रिज और जो रोड थे ना, इनको सिंबल बनाया था ब्रिटिश रूल का। अब अंग्रेजों ने यहाँ पे ब्रिज और रोड बनवाए थे, तो पहले उनको तोड़ा गया। अच्छा, कई सारी चीज़ें बिछाई गई, ठीक है, जैसे इन्होंने सप्लाई भेजी किसको? जो सिपाही जो दिल्ली में जो विद्रोह कर रहे थे उनके लिए सप्लाई इन्होंने भेजी। और जो ब्रिटिश जो कम्युनिकेशन जो थे, हेडक्वार्टर जो उनके थे अंग्रेजों के, उनको सब स्टॉप कर दिया मेरठ के अंदर, जो इनके एरिया वाले थे। अच्छा,
लोकली उनको किस नाम से याद जाता है, शाहमल को राजा के नाम से। इन्होंने क्या है, एक इंग्लिश ऑफिसर का जो बंगला था उसको कब्जे में ले लिया और उसका नाम रख लिया हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय का हॉल है ये भाई, ठीक है। और उसमें डिस्प्यूट वगैरह को सेटल करने लगे, लोग आते थे अपनी समस्या लेके। बेसिकली कुछ वक्त के लिए, फॉर अ पीरियड, लोगों को लगा हुआ कि फिरंगी राज यहाँ पे ख़त्म हो गया और उनका राज आ चुका है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ऐसा नहीं चला। मुश्किल समझ लो 1-2 महीने बाद ही जुलाई 1857 में शाह आलम को एक बैटल में अंग्रेज़ों से लड़ते वक्त मार दिया गया। समझ रहे बात को। हॉल ऑफ जस्टिस बनाया था इन्होंने, एक अंग्रेज अफसर के एक बंगले को कब्जा करके, वहाँ पे लोगों के डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व कर रहे थे। तो कुछ वक्त के लिए लोगों को लगा था फिरंगी राज को ख़त्म ही हो गया यहाँ से, लेकिन अंग्रेज़ों ने लास्ट में इनको मार ही दिया था। अच्छा, एक दूसरे लेवल की बात करते हैं जिसका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये इनकी पढ़ाई लिखाई तो खैर हैदराबाद में हुई थी, ठीक है। इन्होंने भी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया था। क्या पार्ट प्ले किया था बताते हैं कि भाई साहब, मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि ये जब चलते थे ना तो इनके साथ कई सारे ड्रम बजाने वाले ड्रम बीटर चलते थे आगे पीछे, इसलिए इनको डंका शाह नाम से जाना जाता था। तो डंका शाह का पूरा नाम क्या है, आपने डंका शाह नाम से जानते होंगे आप इसे। इनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। अच्छा, जैसे ही लखनऊ पहुँचे इनको पुलिस ने रोक लिया, फैजाबाद में जेल में भी डाल दिया इनको। अच्छा, फिर बाद में जैसे ही जेल से छूटे तो 22 जो नेटिव इन्फेंट्री थी उन्होंने इनको अपना लीडर बना लिया, क्योंकि वो रिबेल कर रही थी उस वक्त, रिबेल मतलब विद्रोह कर रही थी। उसने डंका साहब को अपना क्या बना लिया, लीडर बना लिया अपना। अच्छा, अब जैसे हुआ ये था कि फिर अभी एक देखिए डंका साहब ने फिर भी एक काम किया है। अंग्रेज़ों के इनका अंग्रेज़ों से एक बैटल हुआ था जिसको बैटल ऑफ चिनात बोलते हैं, ठीक है। ये जो हेनरी लॉरेंस के अंडर लड़ा गया था, हेनरी लॉरेंस उस वक्त लीडर था अंग्रेज फोर्सेस का, इन्होंने हेनरी लॉरेंस को हरा दिया था। कुल मिला के बैटल ऑफ चिनात याद कर लीजिए, डंका साहब ने जीता था बैटल ऑफ चिनात। अच्छा, अब उनकी जो हिम्मत और पावर थी इसको लोगों के बीच में बहुत फेमस लगी, और कई लोग तो ये बिलीव करते थे कि उनको हराया नहीं जा सकता, कि वो इनविंसिबल हैं, उनके पास मैजिकल पावर है, ठीक है, उनको मारा ही नहीं जा सकता ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि काफ़ी सारे बार इन्होंने अंग्रेज़ों को हरा दिया था। तो बेसिकली ऐसा कई लोग समझने लगे थे। तो आपको दिख रहा होगा कि बैटल ऑफ चिनात इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बताते जा रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा और कहीं से आ ही नहीं सकता, इतना आप याद रख लीजिए। अच्छा, अब देख लेते हैं। तो ये जो रिवोल्ट हुआ था, अब देखिए इसमें कई सारे र्यूमर्स का तो हाथ था, र्यूमर्स मतलब अफवाहों का। देखते हैं क्या क्या ऐसी अफवाहें थी जिनकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ था, सारी सारी अफवाह देख लेते हैं। एक तो वही कि जो बुलेट थी उस पर भाई साहब काऊ का और उसका फैट लगा हुआ है पेग का, ठीक है, ये सबसे पहला था। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने बोला था और अंग्रेज़ों ने कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, रूमर था, लेकिन उस वक्त तो काफ़ी फैला हुआ था ये। अच्छा, एक रूमर ये भी था कि वो आगे सब आपको पता चलेंगे, मैं अभी नहीं बता रहा, वो आपको दिख जाएगा। अच्छा, इसको पता कैसे चला इस सब का? हुआ ये था कि एक बार एक लो कास्ट का एक आदमी था खलासी, उसने ब्राह्मण एक सिपाही था मंगल पांडे नाम का, उससे ये बोल दिया कि वैसे तुम्हारे लोटा में से मुझे पानी पिला दो। सिपाही ने बोला कि लो कास्ट के आदमी, ब्राह्मण हूँ यार मैं। तो वो बोला कि अच्छा इतना ब्राह्मण है तो भाई तू वो वाला कार्टिलेज, वही गोलियों को बोलते हैं, जो ये कार्टिलेज वो होता है, उस तरह गोली जो थी मतलब उसमें डालने से पहले बंदूक में उसको मुंह से उसका वो हटाना पड़ता था, कुछ लगा होता था उसमें। तो उसने बोला कि तुम उसको मुंह से हटाते हो ना, उसमें गाय का और पिग का फैट लगा हुआ उसमें, मतलब वसा का इस्तेमाल होता है उसे बनाने में। ऐसा इस लो कास्ट का कोई खलासी कास्ट का कोई आदमी था, उसने ऐसा बोल दिया। तब से जाके ये रूमर स्टार्ट हुआ, ठीक है। और फिर ऐसा रूमर स्टार्ट हुआ कि ब्रिटिश ऑफिसर ने खुद खूब समझा लिया, फिर किसी की समझ नहीं आई। अच्छा, और जैसे और क्या क्या थे, जैसे एक रूमर ये फैला हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, देयर वाज अ रूमर दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड हैच्ड अ जाइगेंटिक कंस्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय द कास्ट एंड रिलीजन ऑफ हिंदू और मुस्लिम, कि जो ब्रिटिश जो लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम के जो कास्ट और धर्म है उसको नष्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा बोला। इसीलिए उन्होंने कि जो हमको आटा जो मिलता है उसमें गाय की हड्डियों से बनी हुई हड्डियों का मतलब चूर्ण मिला दिया उसमें, गाय और सुअर की हड्डियों से मिला, और उसको मार्केट में बिकवा रहे हैं, ठीक है। और ये सब लोग चाहते हैं और फिर अच्छा इस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने आटे को टच करने से मना कर दिया। अच्छा, तो बेसिकली ऐसा फैल गया था, एक डर और एक शक था कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं
ब्रिटिशर्स जो हैं, एक तो ब्रिटिशर्स प्रोनाउंस करने में जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो अजीब सा हो जाता है। ब्रिटिशर्स जो थे वो मतलब ऐसा डर का माहौल था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा ये सब डर पहुंच गया था। अच्छा, और जैसे और एक र्यूमर क्या फैला हुआ था, जैसे ये रिवॉल्ट वगैरह हुआ ना, ये और भी ज़्यादा क्यों फैला कि भाई साहब कई लोगों ने सोचा कि भाई साहब कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 18 मतलब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना, यही सबसे पहला बैटल था जो बंगाल के अंदर लड़ा हुआ था। तभी से अंग्रेजों ने बंगाल को हथियाना स्टार्ट किया। हथियाया तो खैर बंगाल को 1765 में गया था, लेकिन 1757 से ही बंगाल के युद्ध स्टार्ट हो गए थे, जिसको अंग्रेजों ने जीत लिया था, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो कई लोगों ने सोचा जब से अंग्रेजों ने पहला युद्ध लड़ा है, अब 100 साल हो गए, अब अंग्रेजों के एंड का टाइम आ गया है, 100 साल जैसे ही हो गए, इस तरह से रूमर फैलने लगा। तो और भी विद्रोह बढ़ गया कि चलो इनको भगा ही देते हैं, अब 100 साल हो गए। ऐसी बातें फैल जाती हैं काफ़ी सारी, आप समझ रहे होंगे, देखे होंगे आपने गाँव में फैलती हुई बातें। अच्छा, अब एक पैराग्राफ है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें लिखा हुआ है कि रूमर से एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं थी जो फैल रही थी, ठीक है। कैसे और क्या क्या फैल रहा था उसको भी देख लेते हैं कि जो कई वेरियस पार्ट और नॉर्थ इंडिया के कई विलेज में क्या होता था कि चपातीज बांटी जाती थी एक गांव से दूसरे गांव में। एक आदमी रात में आता था, वो चपाती लेके आता था, चपाती मतलब रोटी, ठीक है, और वहाँ के वॉचमैन को देता था गाँव के को, और उससे बोलता था कि और 5 चपाती बना और तू अगले गाँव में बांट के आ। समझ रहे हो बात को। अब आज तक ये तो पता नहीं चला कि चपाती क्यों बांटी जा रही थी, लेकिन एक तो बात थी कि लोग शायद इन चपातियों को एक द ओमन ऑफ द अपीवल मान रहे थे। अपीवल होता है ऐसे कोई उथल पुथल, ओमन मतलब उसका एक किसी चीज़ के, जैसे कोई मिठाई खाता है कोई अच्छा काम होने से पहले, तो एक तरह से शगुन, तो एक तरह से उथल पुथल का शगुन मान के लोग रोटियों को ले रहे थे, ऐसा कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं। लेकिन आज तक ये समझ नहीं आया कि रोटियाँ क्यों बढ़ रही थी, लेकिन ये काफ़ी सारे र्यूमर्स हैं जो उस वक्त चल रहे थे। अच्छा, पिछले पेज पे एक व्यक्ति की फ़ोटो है, इसका नाम है हेनरी हार्डिंजे, ठीक है। अब देखिए डलहौजी जो था 1856 तक रहा था, उसके बाद आ गया था 1856 के बाद लॉर्ड कैनिंग नाम था जिसका, 1856 के बाद वही रहा था आगे। तो जो ये रिवॉल्ट हुआ है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ है। डलहौजी से पहले जो गवर्नर जनरल था वो था हेनरी हार्डिंजे, ठीक है। हेनरी हार्डिंजे ने क्या किया था, इनके बारे में एक चीज़ जान लीजिए आप। हेनरी हार्डिंजे ने जो आर्मी थी उस वक्त की, उसको मॉडर्नाइज करने, उसके जो इक्विपमेंट है उनको मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत काम किया है। अच्छा, जिन गोलियों के ऊपर अभी लड़ाई हो रही है ना, पहले इनमें ग्रीस्ड, मतलब पहले ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता था, फिर बाद में ये र्यूमर फैली गया, आपने देख लिया 1857 में कि अब काव और पिग के फैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो हेनरी हार्डिंजे पे क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए, उस वक्त की जो आर्मी थी अंग्रेजों की, जिसको बंगाल आर्मी बोलते थे, 1857 के बाद उसको इंडियन आर्मी बोलने लगे, क्योंकि उससे पहले गवर्नर जनरल भी बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाता था। 1857 के बाद उसे वॉइस रॉय बोलने लग गए। खैर नहीं, 1857 के बाद नहीं, पहले से ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे, उसके बाद वॉइस रॉय बोलने लगे, ठीक है। चलो इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊँ कभी। ये देखते हैं तो इनके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना इस पैरा से, ये आ सकता है हेनरी हार्डिंजे किससे पहले थे, डलहौजी से पहले। इन्होंने उस वक्त की जो आर्मी थी, बंगाल आर्मी जिसको बोलते थे अंग्रेजों की आर्मी, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत काम किया है। ये बात है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है मेरे ख्याल से, इसलिए आपको याद रख लेना चाहिए। तो रोटियाँ वगैरह ये सब हमने काफ़ी तरह के वो पढ़ लिए, किस किस तरह के र्यूमर्स थे जो इस तरह चल रहे थे। अच्छा, लोग, अब इसमें लिखा हुआ है वाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स, लोग रूमर्स में ये मतलब जो अफवाह उड़ रही थी, उनमें विश्वास क्यों कर रहे थे। तो देखिए कोई भी तरह का रूमर हो, उसमें विश्वास करने की कई सारी वजह होती हैं, फियर्स, एप्रीहेंशंस, फेथ और कन्विक्शन। लोगों के डर, विश्वास, इन सब से ही अफवाहों पर विश्वास स्टार्ट होता है। देखते हैं क्या क्या बात थी। जैसे हुआ ये था कि लेट 1820s में, ठीक है, ब्रिटिशों की कुछ कुछ ऐसी पॉलिसी आ गई थी जिनकी वजह से लोगों को लगने लगा था कि ये तो हमारा धर्म खत्म कर रहे हैं, जबकि वो पॉलिसी काफ़ी अच्छी थी। अभी देखोगे आप, एक लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करता था, इसने काफ़ी अच्छी इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए काफ़ी पॉलिसी लेके आया। वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे वेस्टर्न आइडियाज़ और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन होने लगे, ठीक है। तो इस तरह से, और इंग्लिश मीडियम स्कूल बनने लगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनने लगी। तो और हाँ, वेस्टर्न साइंस, लिबरल आर्ट, इन सब ये सब चीज़ें यहाँ पे आने लगी। इन सब से लोगों में ऐसा बन गया था कि वैसे ये तो हमें अपने जैसा ही बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या हुआ था। अब ऐसे बात हुई लेट 1820s की, तो लेट 1820s का मतलब ये है कि 1829 में विलियम बेंटिक था उस वक्त में, इसमें लिखा नहीं हुआ है इसलिए ना, विलियम बेंटिक था लॉर्ड, जो मतलब
गवर्नर जनरल था, उसने एक प्रथा को अबॉलिश किया था, सती प्रथा जिसको बोलते हैं। राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के बाद राजा राम मोहन रॉय ने बहुत प्रयास किए हैं सती को अबॉलिश करने में। सती प्रथा को ख़त्म किया है विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा को अबॉलिश किया, उसके खिलाफ कानून बनाया, कब? 1829 में। लेकिन उस वक्त लोग ऐसा मानते थे कि भाई साहब ये तो हमारे मतलब धर्म को ख़त्म ही करना चाह रहे हैं, जबकि मतलब समझ रहे हो बात को, लोगों ने इस तरह सोचा। अच्छा, और क्या क्या चीज़ हुई? रिमैरिज ऑफ हिंदू विडोज़ ये अलाउ कर दी गई। अच्छा, इसमें तो बस इतना लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ कब अलाउ की गई। ये की थी 1856 में। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1856 में कौन था गवर्नर जनरल? डलहौजी। डलहौजी जो था उसने हिंदू विडोज जो थी उनकी रिमैरिज को मान्य कर दिया कि वो दोबारा शादी कर सकती है। अच्छा, किसने करवाया था ये सब? इसके लिए प्रयास किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम के व्यक्ति थे, उनके अथक प्रयासों के बाद ऐसा हुआ था कि डलहौजी ने एक नियम बनाया, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में। लेकिन ये जो दो काम हुए, 1829 में सती को अबॉलिश करना, 1856 में रिमैरिज को, अब उसके जस्ट बाद 1857 आया। तो इस तरह से क्या है, काफ़ी चीज़ें लोगों के दिमाग में भर गई थी। वैसे भी ये अंग्रेज जो लोग हैं ये तो हमें ख़त्म ही करना चाहते हैं, हमारी सब प्रथाओं को। अच्छा, और हाँ, अब ये बता रहा हूँ आपको कि लोग परेशान क्यों थे। अब वो सबके अलग अलग कारण है परेशान होने के। कई लोगों को इससे दिक्कत है कि वो हमारे कोई सती को अबॉलिश कर रहा है, कई सोच रहे हैं कि इन्होंने विधवाओं की शादी के लिए जो कानून बनाया इससे हमारे वो धर्म नष्ट हो रहा है। अच्छा, और कई चीज़ें बता रहे हैं जैसे आपको कि लाइक मिस गवर्नेंस के चलते किसको ब्रिटिशों ने अनेक्स कर लिया, अवध को। और अवध को अनेक्स नहीं किया, और भी कई सारी चीज़ें जैसे झांसी और सतारा को भी अनेक्स किया। अब बताता हूँ सबको किस किस बात पे किया। अवध को तो ये बोल के किया कि अवध का राजा यहाँ की अवध के राज्य को ढंग से संभाल नहीं पा रहा है मिस गवर्नेंस के चलते। अच्छा, उस वक्त कौन था अवध का राजा? वाजिद अली शाह, जिसका मैंने बताया था। अच्छा, 1856 में अवध का एनेक्सेशन किया गया। अच्छा, अब उसमें लिखा हुआ है झांसी और सतारा को भी हथिया लिया था। झांसी और सतारा की बात अलग है, बताता हूँ क्या है। झांसी को 1853 में हथियाया था, किस पॉलिसी के चलते? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी ने लाई थी ये पॉलिसी अपने टाइम पे। और सतारा को भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चक्कर में ही हथियाया था 1851 में, जहाँ तक मुझे लगता है। इसका तो कन्फर्म है झांसी का। तो सतारा को ये किस 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 बहाने हथियाई थी दोनों की दोनों? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है? एक कानून लाया था डलहौजी ने कि अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो वो राज्य अंग्रेजों के अधिकार में आ जाएगा। वो कोई गोद नहीं ले सकते, खुद का प्रॉपर बेटा होना चाहिए। अब झांसी की रानी कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने हत्या दिया था। झांसी की रानी ने एक बेटा गोद लिया था, उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। वो खुद का प्रॉपर बेटा चाहते थे, तभी राज्य रहेगा, इस तरह की पॉलिसी बनाई थी इसने। अच्छा, तो आपको समझ आ गया कि मिस गवर्नेंस के चलते तो अवध को हत्याया, और झांसी और सतारा को क्या कह के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके पॉलिसी लाया थी किसने? डलहौजी ने। ठीक है भाई। अच्छा, हमने पिछले चैप्टर में भी कुछ पॉलिसी की बात की। परमानेंट सेटलमेंट 1793, चार्ल्स कॉर्नवालिस। 1818 में आया था कौन सा? रेवतवारी सेटलमेंट। ठीक है, बॉम्बे और दक्कन में 30 साल में रेवेन्यू फिक्स किया जाता था, याद हो तो। थॉमस मुनरो, मैंने बताया था। ये सारे याद रखना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया? डलहौजी। डलहौजी अपने टाइम पे लेके आया, तो 1851 से 1856 के बीच में ही कहीं कभी लाया होगा। खैर वो उसको छोड़ो, समझ लो ना। अगर तुम इन सब चीज़ों को समझते जाओगे तो इसको याद करना बहुत ईजी होगा। जिस तरह से कहानी मैंने आपको बताई है ना, क्या हो रहा था उस वक्त, ये सब आपको पता होनी चाहिए। नहीं समझ आ रही तो दोबारा सुनिए इस सबको जो मैंने बताया है। अच्छा, और जैसे देखें कई सारी चीज़ें, जैसे इन टेरिटरी को हथियाया इन्होंने, तो ब्रिटिशर ने अपने सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए, अपने लॉ बना दिए, इनमें अपने लैंड सेटलमेंट बना दिए, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के नए नए सिस्टम बना दिए। इस वजह से नॉर्थ इंडिया में जो था बहुत फ़र्क पड़ा था इस बात से। अच्छा, और क्या हुआ था? It seemed to people that all that they did, they cherished and held sacred, from kings, social religious customs to pattern of land owning, revenue payment, was being destroyed and replaced by a system that was more important, alien and impersonal, alien and oppressive। देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि लोगों को लगा कि भाई जो जो उनके लिए इंपॉर्टेंट था और सैक्रेड था, उनके राजा, उनके सोशल रिलीजियस कस्टम, अब उनके लैंड होल्डिंग के जो पैटर्न थे, रेवेन्यू पेमेंट करने के जो पैटर्न थे, वो सब अंग्रेजों ने कर दिए ख़त्म और अपने अपने नए सिस्टम लेके आए जो उनके खुद के हैं,
हमारे लिए बिल्कुल एलियन है और ऑपरेसिव सिस्टम है, ऐसा लोगों में हुआ। अच्छा, ये परसेप्शन तो चल ही रहा है, ऊपर से इतना परेशान हो रहे हैं। अब इस परसेप्शन को और बढ़ावा किसने दिया? जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, उस वक्त क्रिश्चियन मिशनरी खूब आते थे, जो लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे, उनके धर्म को कन्वर्ट करवाते थे। इनकी हरकतों को देखते हुए क्रिश्चियन मिशनरी को जब लोग और देखते थे, उनके प्रभाव को बढ़ता हुआ जब देखते थे, तब उनको कन्फर्म हो जाता था कि भाई साहब अंग्रेज तो सही में हमें, हमारे धर्म को, हमारी कास्ट को, हमारे कस्टम्स को, हमारे राजा से जो संबंध हैं, हमारी जो लैंड होल्डिंग की जो रूल्स हैं, हमारी जो रेवेन्यू पेमेंट का जो सिस्टम है, उस सब को ख़त्म करके अपना ही अलग ही सिस्टम लाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़, इस वजह से लोगों को विश्वास हो जाता था। अच्छा, अब पूरी की पूरी एक केस स्टडी दी हुई है कि अवध का रिवोल्ट किस तरह से हुआ। ठीक है, तो ये जो अवध के रिवोल्ट की जो केस स्टडी है, इसमें आपको अंग्रेजों के एक आध हथकंडे के बारे में बताऊंगा। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस के बारे में भी बताया था, डलहौजी लेके आया था 1853 में। इसके तहत झांसी की रानी का वो झांसी हथियार ली थी और सतारा को हथियारा था जिसी से। तो ऐसी कई तरह की इनकी पॉलिसी आती थी। ठीक है, मिस गवर्नेंस के चलते अवध को हथियार लिया था। तो अवध के बारे में तो अभी विस्तृत रूप से बात करेंगे ही। तो यहीं पे आपको एक पॉलिसी के बारे में पता चलेगा इनकी। तो देखिए, अवधि केस स्टडी के लिए लाइन लिखी हुई है, देखिए पैरा को, ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, कि एक चेरी है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में गिरी जाएगी। ऐसा किसने कहा था? ऐसा 1851 में गवर्नर जनरल डलहौजी आया था वहाँ पे इंडिया में, गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड डलहौजी। उसने बोला था भाई कि ये जो अवध का जो किंगडम है वो एक ऐसी चेरी है जो हमारे कभी ना कभी मुंह में गिरी जाएगी। तो इस लाइन को याद रख सकते हो कि ये लाइन डायरेक्ट आ सकती है। किसने बोली थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और 5 साल बाद सही में 1856 में अंग्रेजों ने एनेक्स कर लिया अवध को। किसके कहते हुए? मिस गवर्नेंस के हवाले से, कि वैसे अवध का जो राजा है वो अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहा है अवध को, ऐसा बोल के। अच्छा, तो अवध के बारे में सब कुछ आपको बताऊं शुरू से, तो कई चीज़ें उसमें पता चलेंगी आपको कि 1851 में ही, देखिए 1856 में हत्या है, लेकिन 1851 में ही, 1801 में ही इसने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया था अवध के राजा ने। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? अवध के जो नवाब ने साइन कर लिया था। सब्सिडरी अलायंस में इनको अपनी आर्मी डिफेंड करनी पड़ी थी, आर्मी रख नहीं सकते। ठीक है, और एक ब्रिटिश जो ट्रूप थे, अलाउ द ब्रिटिश टू पोजिशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम, कि ब्रिटिश जो ट्रूप थे उनको किंगडम रखना पड़ेगा। ठीक है, और एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट वो नाउ टू बी अटैच्ड टू द कोर्ट। अब देखिए, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट उनके कोर्ट में रहेगा हमेशा, जो हमेशा जो भी फैसले कोर्ट वगैरह में लिए जाएंगे, कोई भी फैसले एक्सटर्नल अफेयर से संबंधित, कि राजा को कोई काम करना है, किसी बाहर के किंगडम से कोई दोस्ती करनी है, वो सब में ये दखल अंदाजी करेगा ये आदमी। तो सब्सिडी अलायंस को आगे बढ़ने से पहले सब्सिडी अलायंस के बारे में सुन लो पहले। आपने देखा कि 1801 में अवध ने सब्सिडी अलायंस साइन किया, पहले तो इसको याद रख लो। 1801 में ही सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया था। सब्सिडी अलायंस होता क्या है? वेलेस्ली 1798 में सब्सिडी अलायंस लेके आया। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट कब आया था? 1793, चार्ल्स कॉर्नवालिस। रेवतवाली सेटलमेंट 1818, थॉमस मुनरो। ठीक है, सारे के सारे याद रखिए। अभी देखिए आपको एक एक सेटलमेंट के बारे में और पता चलेगा, सब कुछ बढ़िया से बताऊंगा आपको, चिंता ना करिए। तो देखिए, तो लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस का सिस्टम लेके आया। इसमें होता क्या है कि जो भी आदमी सब्सिडी अलायंस साइन करेगा, ब्रिटिश का जो भी अलाई होगा, सब्सिडी अलायंस जो अलाई वो है, मतलब जिसने, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडी अलायंस को साइन किया है, वो उनका अलाई है। अच्छा, तो बताओ, तो ब्रिटिश खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके अलाई को एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से बचाने के लिए, कि भाई वो खुद की आर्मी रखेगा, हम तुमको बचाएंगे, बात ये है। ऐसा ब्रिटिश बोल देते थे। ठीक है जी, उस राज्य की टेरिटरी में ब्रिटिश के आर्म्ड कॉन्टिनेंट जो है, मतलब उनकी होती है ना, उनकी छावनी वहाँ पर रखी जाएगी, उनकी सेना के स्टेशन बने रहेंगे, ब्रिटिश आर्मी वहीं पर रहेगी, आर्मी के अंदर। अच्छा, और जो किंगडम है, जो अलाय है, वो पैसा और रिसोर्स खर्च करेगा उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए, जो ब्रिटिश आर्मी वहाँ पर रह रही है उस राज्य के अंदर। अच्छा, और जो अलाय है वो किसी भी एग्रीमेंट में किसी अदर रूलर के साथ, या किसी भी वॉरफेयर में किसी अदर रूलर के साथ, बिना ब्रिटिश परमिशन के एंटर नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो क्या बात को? ये इतना सा बात है। द अलाई कुड एंटर इन टू एग्रीमेंट विद देयर रूलर्स और एंगेज इन वॉरफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। केवल ब्रिटिश की परमिशन चाहिए। तो ये 4 सोर्स हैं, बेटा इनको रट लीजिए, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन बनेगा ना। अच्छा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट कोर्ट में रहेगा, मैंने आपको बताया रेजिडेंट क्या होता है। जिस तरह से एक, जैसे यहाँ का कोई हम बना के भेजते हैं ना राजदूत, एम्बेसडर टाइप, उस तरह से, जैसे यहाँ से एम्बेसी जो होती हैं उधर की तरफ, इसी तरह से रहेगा। तो रेजिडेंट क्या है? एक डेजिग्नेशन है एक रिप्रेजेंटेटिव की, जो गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उस स्टेट के अंदर जिसने सब्सिडी लाइन्स को साइन किया है। अच्छा, तो देखते हैं
1801 में इन्होंने सब्सिडी लाइन साइन कर लिया, ये सब काम हो गए इनके। भाई हुआ क्या कि उसकी आर्म डिप्राइव्ड ऑफ हिज आर्म फोर्स, नवाब बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, ब्रिटिश लोगों के ऊपर, किसके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसके किंगडम में। भाई जब पुलिस आर्मी इन सब चीज़ की पावर उनके हाथ में आ जाएगी तो राजा तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट उनके हो जाएगा। अच्छा, अब उसके उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा किसके ऊपर, तालुकदार के ऊपर और रिवेलियस चीफ के ऊपर। कोई चीफ रिवेल करता था उस राज्य के अंदर तो पहले तो सेना थी तो सब कुछ संभाल लेता था, अब तो कुछ नहीं है। अच्छा, और सुनो भाई साहब, एक सेकंड, अब इसमें लिखा हुआ है ब्रिटिशर्स फेल्ट दैट द सॉइल देयर वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन, द रीजन वाज आइडियली लोकेटेड टू बी डेवलप्ड इन द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ द अपर इंडिया। ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई अब जो बढ़िया एकदम नील की खेती करने के लिए और कॉटन की खेती के लिए सबसे बढ़िया एकदम मार्केट, मतलब सॉइल है यहाँ की, आराम से खेती की जा सकती है। तो अर्ली 1850 आए ना, तो ज़्यादातर जो मेजर एरिया हैं इंडिया के वो कॉन्कर कर चुके थे अंग्रेजों ने 1850 तक आते आते सब चीज़। एंग्लो मराठा वार हो चुके तो मराठा लैंड पूरा आ चुका था, कार्नाटिक वार में पूरा का पूरा कर्नाटक वाला एरिया, ठीक है, ये दोआब पूरा आ गया था, पंजाब का रंजीत सिंह से उन्होंने जीत लिया था, जो भी एंग्लो मराठा वो सॉरी एंग्लो सिख जो वॉर हुए थे वो सारे सारे ख़त्म हो गए थे। एंग्लो बंगाल वाला तो तभी ख़त्म हो गया था 1765 में, जब बंगाल बिहार और उड़ीसा के डिवाइड। तो कुल मिला के पूरा का पूरा 1850 तक आते आते अर्ली 1850 तक पूरा का पूरा जो नॉर्थ इंडिया, वो नॉर्थ इंडिया का इंडिया बेसिकली कवर हो गया है, पूरे इंडिया का मेजर एरिया। बचा क्या है, अवध का एरिया बचा है बस। 1856 में अवध को टेक ओवर कर लिया, क्या बोलते हुए, मिस गवर्नेंस के चलते। बेटा इस बात को याद रखना, मिस गवर्नेंस ये बोला था, कोई पॉलिसी नहीं थी, बस इतना बोला था कि सर तुम अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हो इस जगह को, ठीक है। तो 1856 में एक टेरिटोरियल जो एनेक्सेशन था वो पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा होता है, इस लाइन को पढ़िए, द टेक ओवर ऑफ अवध इन 1856 was expected to complete the process of a territorial annexation that had begun with the conquest of Bengal almost a century earlier। जो 1765 में लगभग एक सेंचुरी अर्लियर जो उन्होंने बंगाल के कब्जे से जो पूरे इंडिया को कब्जाना स्टार्ट किया था, 1856 में जब उन्होंने अवध को हथियाया तब तक पूरा का पूरा इंडिया का टेरिटोरियल एनेक्सेशन कंप्लीट हो ही चुका था ऑलमोस्ट। समझ रहे हो बात को, तो मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई, समझ आ गया होगा कि ना अवध को इन्होंने छीन लिया। अच्छा, अवध का नवाब कौन था जब इसको छीना था, वाजिद अली शाह, पहले बताया मैंने तुमको, वाजिद अली शाह। उसका बेटा था बजरिस कद्र, इसकी बीवी थी बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल और बजरिस कद्र ने मिलके अवध और जो लखनऊ वाला एरिया है, बेटा लखनऊ के अंदर ही अवध है, तो इसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो मतलब तुम समझ रहे हो, तो अंग्रेजों ने ये सोचा था कि भाई साहब जो वाजिद अली शाह है वो ज़्यादा फेमस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कब जाने से, लेकिन 1857 में जैसी क्रांति हुई तो अवध के लोग बहुत गुस्सा हो गए, और अवध ही एकमात्र ऐसा एरिया था जिसको कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी अंग्रेजों को, बहुत लंबे समय तक इसमें स्ट्रगल करना पड़ा था अंग्रेजों को। अच्छा, देखते हैं क्या हुआ। देखिए लाइन क्या लिखी हो, द लाइफ वॉज गोन आउट ऑफ बॉडी, जैसे किसी बॉडी में से उसका जीवन चला जाए, कैसे जीवन कैसे चला गया वो देखते हैं। हेयर वाजिद अली सॉरी नवाब वाजिद अली शाह जो थे उनको डिथ्रोन कर दिया गया, एक्साइल कर दिया गया कोलकाता में, ठीक है। और क्या क्या किस कहने से कि रीजन वाज बीइंग मिस गवर्न, रीजन को अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहा था वाजिद अली शाह। अच्छा, ब्रिटिशर ने रॉन्गली अज्यूम कर लिया कि वाजिद अली शाह जो वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन उल्टा था इसके, उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे वाजिद अली शाह को, ठीक है। और उसके कई सारे ब्लड लखनऊ में थे जो इसको बहुत फॉलो करते थे, ठीक है। तो कुल मिला के अंग्रेजों ने सोचा कि ज़्यादा फेमस नहीं है, हथियार लेंगे तो लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे, लेकिन 1857 की क्रांति में उन्होंने देख लिया कि वाजिद अली शाह को लोग कितना ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। तो ऐसे कई लोगों ने, जो मैनी कंटेम्प्रेरी जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं वाजिद अली शाह के बारे में और अवध के बारे में। तो एक ने उनमें से लिखा है, द लाइफ वाज गोन आउट ऑफ बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैज़ बीन लेफ्ट लाइफलेस। जैसे भाई साहब उन्होंने हमारे राजा को हटा दिया है तो एक तरह से इस पूरे पूरे जो शरीर है, बॉडी वो बोल रहा था टाउन को, इस टाउन की पूरी आत्मा चली गई। ये वाजिद अली शाह के लिए लिखा है किसी ने, किसके लिए, और से पूछ सकता है द लाइफ वाज गोन आउट ऑफ बॉडी किसके लिए लिखा था किसी ने, वाजिद अली शाह के लिए। अच्छा, अगले फोटो में देखिए ये लिखा हुआ है द टेरिटरीज अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये उस वक्त का भारत है 1857 का। तो तुम्हें रेड वाला जो एरिया है इसमें ये पूरा वो है जितना अंग्रेजों ने कब्जा हुआ। तो देखो नीचे से लेके पूरा का पूरा आप देखोगे इंडिया, पूरा नीचे इधर बस एक राजपुताना को छोड़ के और गुजरात वाले हिस्से को छोड़ के और एक हैदराबाद की रियासत इसे छोड़ के और ये कुछ एरिया, इनको छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा एरिया, पंजाब ऊपर वाला हथिया लिया है, बंगाल तो पहले से ही है भाई साहब 1765 में, ये पूरा एंग्लो मैसूर वॉर हो गया, टीपू सुल्तान को ख़त्म करके ये हथिया लिया था, एंग्लो मराठा में पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य कुल मिला के ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो पूरा का पूरा इंडिया इनके ही पास चल रहा है अभी के वक्त में,
ज़्यादातर जो इंडिया है, ठीक है। अच्छा, और जैसे कई सारी उस वक्त कविता भी लिखी गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। जैसे एक कविता क्या थी, ये अवध में बता रहा हूँ, ये एक सॉन्ग था, पता है क्या सॉन्ग था? सॉन्ग बोलता, अंग्रेज बहादुर आए मुल्क ले लीनो, कि भाई साहब कि ऑनरेबल इंग्लिश केम एंड टुक अवर कंट्री। तो बेसिकली अंग्रेज आए थे और यहाँ भाई साहब क्या लिया था, अपना देश ले लिया था। तो ये जो जने आलम, मतलब जो लोगों के जो ये सेपरेशन के खिलाफ जो अगोनी और क्राई ऑफ अगोनी था, ये साफ साफ उस वक्त की राइटिंग्स में दिख रहा था। समझ रहे हो बात को? अच्छा, और फिर ये फिरंगी राज एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये तुम समझ के जैसे ही ये। और सुनो, और कई सारी चीज़ें आप सुनो। अब तो मैं कुछ बताता हूँ तालुकदार के बारे में। तालुकदार क्या थे? तालुकदार अवध के जमींदारों को तालुकदार बोलते थे, ठीक है। ये सब तालुकदार और जोतेदार और ये सब हम पहले ही पिछले चैप्टर में भी ये सब टर्म पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो देखिए इसके बारे में क्या है। अवध में 1857 में रिवोल्ट एक्सप्रेशन बन गया किसका? एक पॉपुलर रेजिस्टेंस टू एन एलियन ऑर्डर। तो वैसे भी ये लोग हैं, मतलब बाहर से आए हुए लोग हैं, तो एकदम इस तरह से अवध में उठाता रिवोल्ट, कैसे किसी एलियन ऑर्डर के खिलाफ एकदम बहुत ही पॉपुलर रेजिस्टेंस। मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा कहीं पे ऐसा बोला जाता है कि जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ये अंग्रेजी ने लिखा था कि वैसा अवध के जवान, जितने जवान लोग हैं उनके 3/4 मतलब 75% जवान लोग रिवोल्ट में शामिल हैं। बताइए तुम। अच्छा, अब तो मैं तालुकदार के बारे में बताता हूँ। तालुकदार क्या है? तालुकदार वही जमींदार। अब भाई साहब तालुकदार का होता क्या था, मैं तुमको बताता हूँ। कि जब तक अंग्रेज नहीं आए थे ना, तालुकदार के पास काफ़ी फ्रीडम रहती थी, तो काफ़ी ऑटोनॉमी भी फील करते थे, ठीक है। अब और बहुत सारे फुट सोल्जर भी रखते थे कई तालुकदार, 12-12 हज़ार फुट सोल्जर। और छोटे मोटे तालुकदार थे वो भी 200-200 की आर्मी रखते थे। सोच रहे हो बात? लेकिन जो ब्रिटिशर्स आए थे, अब ब्रिटिशर्स जैसे ही आए वो तो सरकार की तरह सिस्टम चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रिटिशर ने बिल्कुल टॉलरेट करने का नहीं सोचा तालुकदार की पावर को। तुरंत उन्होंने जैसे ही एनेक्स किया अवध को, उसके बाद तालुकदार को डिसआर्म्ड कर दिया गया, उनके जो फोर्ट थे, किले थे, उनको नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने कहा ये यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी किसी की भी, बेसिकली यहाँ पे सबको सिंपल लोगों की तरह रहने दिया जाएगा। तो तालुकदारों की सारी पावर उन्होंने खत्म कर दी। ये सब चीज़ तुमको क्यों बताई जा रही हैं? ये इसलिए बताई जा रही हैं कि अवध में किसी लोग भड़के हुए थे। वाजिद अली शाह हटा दिया, उस वजह से तो नॉर्मल लोग परेशान थे। तालुकदार क्यों परेशान थे? कि भाई जैसे अंग्रेज आए उन्होंने तालुकदार की पूरी पावर छीन ली। जैसे एक फ़ोटो भी है जमींदार ऑफ अवध का, 1880 का ये फ़ोटो है, ठीक है। तो अब सुनो ब्रिटिशर ने क्या किया, तुमको बता ही दिया मैंने। अच्छा, अब सुनो क्या किया ब्रिटिशर ने। कि आफ्टर एनेक्सेशन फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट। अब देखिए जहाँ पे भी ब्रिटिश कब जाएंगे वहाँ पे कोई ना कोई रेवेन्यू सेटलमेंट लाएंगे, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम। तो जो उन्होंने 1856 में जो अवध में लेके आए उसका नाम है समरी सेटलमेंट। बेटा याद रखो, समरी सेटलमेंट। और उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो कोई पूछे कि समरी सेटलमेंट किसने लागू किया, डलहौजी का ही नाम आएगा, गवर्नर जनरल का ही नाम आता है। तो हमारे पास कई सारी चीज़ें हो गई। परमानेंट सेटलमेंट चार्ल्स कॉर्नवालिस, ठीक है जी। उसके बाद थॉमस मुनरो ने रियोत वाली सेटलमेंट बॉम्बे दक्कन में। और परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर था? बंगाल के अंदर, बंगाल के ज़मींदार, परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम। समरी सेटलमेंट कहाँ पे आया? यहाँ पे। अब समरी सेटलमेंट में क्या होता था, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। समरी सेटलमेंट में कुछ भी होता हो, तो कुल मिला के अंग्रेजों ने इस हवाले से ये बोल दिया कि तालुकदार जो हैं वो इंटरलोपर हैं, उनका कोई भी परमानेंट स्टेक नहीं है लैंड में, ठीक है। और ऐसा बोला उनके बारे में कि उन्होंने जितना भी लैंड हत्याया हुआ है तालुकदार के पास, जितना भी लैंड है वो सब उन्होंने फोर्स और फ्रॉड करके हत्याया है बाकी लोगों से। तो समरी सेटलमेंट जो था उसने रिमूव कर दिया तालुकदार को जहाँ भी पॉसिबल हुआ, तालुकदार खत्म हो गए बिल्कुल, ठीक है। अब तुम यकीन नहीं मानोगे, पहले 67% ऑफ टोटल नंबर ऑफ विलेज जो अवध में थे वो तालुकदार के कब्जे में आते थे। लेकिन समरी सेटलमेंट आने के बाद बस 38% हिस्सा रह गया तालुकदार के पास। समझ तो, मतलब इतना परसेंट गिर गया, तो मतलब तालुकदार की पावर खत्म हो गई। अब तालुकदार यहाँ से गुस्सा हो गए। समझ रहे बात को? अच्छा, और कई सारी चीज़ें अगले पेज में देखें। द टाइड्स ऑफ लॉयल्टी एंड पैट्रोनेज दैट इज बाउंड द पीजेंट टू द तालुकदार वर डिसरप्टेड। देखिए होता हो गया था कि ब्रिटिश लोगों के आने से पहले तालुकदार वगैरह जो थे, अब देखो बताता हूँ तुम्हें, कि तालुकदार जो होता है जमींदार, जो पैसे भी दे देता है कभी मदद करने पे किसान वगैरह की। अब लेकिन अंग्रेजों के आने की वजह से ये सब खत्म हो गया, तालुकदार का सिस्टम ही खत्म हो गया। तो तालुकदार और पीजेंट की जो वो टाइज थे वो भी खत्म हो गए। अब तालुकदार इतना पैसे नहीं कमा रहा है, वो भी कोई ज़्यादा सिंपत्ति नहीं रख रहा। तो देखते हैं। तो प्री ब्रिटिश टाइम जो था उसमें तालुकदार जो थे ऑपरेसर थे, बस उनमें से कई बहुत सारे ऐसे लोग थे वो जनरस थे, काफ़ी काफ़ी दान वगैरह करते थे, पैसे दे देते थे मदद के वक्त में, ठीक है। और उन्होंने कई जो ड्यूज पीजेंट से जाते थे उनको, मतलब कभी कभी चक्कर ये था, अगर पुराना पैसा रह भी गया तब भी उनको और भी उधार दे देते थे पहले तो। लेकिन नाउ अंडर द ब्रिटिश, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश लोग आए हैं, पीजेंट डायरेक्टली एक्सपोज हो गए किसके?
ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इनफ्लेक्सिबल मेथड ऑफ कलेक्शन। मतलब अब समरी सेटलमेंट में डायरेक्ट पैसा लिया जाने लगा, डायरेक्ट टैक्स लिया जाने लगा पीजेंट से, और ये इनफ्लेक्सिबल मेथड हो गया बिल्कुल। अब उनकी चाहे फसल ख़राब हो रही है चाहे नहीं हो रही, जैसे क्रॉप फेलियर हो गया तो रेवेन्यू डिमांड जो है इसकी कोई गारंटी नहीं है वो कम होगी। अगर कलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गया तो उनके जो खेत हैं उनको नीलामी कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पूरा का पूरा सिस्टम अंग्रेजों के होने से ख़राब हो रहा है। अवध की बात चली बेटा, ये पूरी पूरी केस हिस्ट्री आगे चल रही है। अवध के तालुकदार, अवध के राजा को किस तरह हथियाया, अवध में समरी सेटलमेंट आया 1856 में, डलहौजी, सब आपको पता है, ठीक है। वैसे डलहौजी 1856 में चला गया था। 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ था उस वक्त जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, याद रख लेना ये बात, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं। तो इसीलिए अवध के जो रेजिस्टेंस था ड्यूरिंग 1857 वो सबसे ज़्यादा इंटेंस था और लॉन्ग लास्टिंग था, ठीक है। फाइट तालुकदार भी थे फाइट में, पीजेंट भी लड़ रहे थे, मतलब किसान तालुकदार सब मिलके लड़ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ज्वाइन कर लिया किसको, बेगम हजरत महल को, वाजिल शाह की पत्नी, और उनके बेटा बेटा जो था बजरिस का उसको। अच्छा, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। और कुछ तो उस बेगम हजरत महल के साथ जब वो हार गई तब भी उनके साथ रहे, समझ रहे हो बात को। अच्छा, ये तो एक सीन हो गया। अब हम देख रहे हैं कि किसान भी नाराज़ हो रहे हैं, सब के सब किसानों को परेशान कर ही दिया गया है क्योंकि उनका राजा छीन लिया बहुत पॉपुलर। उनके ताल्लुकदार के साथ जो टाइज थे, सीधा नया रेवेन्यू सेटलमेंट आया, फसल ख़राब हो जाती तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कम करेंगे, अंग्रेज़ तो कभी कम करने वाले थे नहीं। तो बहुत सिस्टम ख़राब हो रहा है सबका। अब सिपाहियों के बारे में देख लेते हैं कि सिपाही किस लिए नाराज़ हो गए थे उनसे, या अवध के। देखिए था क्या, सिपाही जो थे उनका ये सीन था कि जैसे जो 1820 का टाइम था ना, तब ऑफिसर जो थे जो मेंटेन करते थे फ्रेंडली रिलेशन, जो अफसर होते थे अंग्रेज अफसर, वो सिपाहियों के साथ काफ़ी फ्रेंडली रहते थे, ठीक है जी। ऐसा सिस्टम था पहले। और और कई सारी फंक्शन में शरीक होते थे जो इंडियंस कस्टम थे। तो जैसा कि हमने देखा कि 1820 में जो अफसर थे वो काफ़ी अच्छे व्यवहार रखते थे वहाँ के सिपाहियों से। तो हिंदुस्तानी जो कस्टम थे, कल्चर थे, उनके साथ फैमिलियर भी थे, ठीक है। तो ये सब था पहले, लेकिन जैसे 1840 स्टार्ट हुआ तो ये सब चेंज होना स्टार्ट हो गया। ऑफिसर जो थे वो खुद को सुपीरियरिटी स्टार्ट, मतलब उन्होंने खुद को सुपीरियर समझना स्टार्ट कर लिया बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फिर वो रेशियल इन्फीरियर समझने लगे यहाँ के सिपाहियों को कि तुम तो ब्राउन कलर के हो, और ऐसा कुछ बोलने लगे। अब्यूज और फिजिकल जो वायलेंस था वो बहुत ही कॉमन बन गया। इसलिए जो सिपाही और अफसर के बीच में जो डिस्टेंस थी वो बढ़ गई। सिपाहियों की अलग समस्या चली, तुमको सबकी समस्या बताई जा रही है, पीजेंट्स की, तालुकदार की, राजा के जो सगे संबंधी हैं उनकी, जो लोग राजा को पसंद करते हैं वो भी बहुत परेशान हो गए, ठीक है। अब जो सिपाहियों का जो ट्रस्ट था वो रिप्लेस हो गया सस्पिशन से, शक में बदल गया ट्रस्ट जो था, ठीक है। अब इसी इसी का तो एग्जांपल है जो ग्रीस जो कार्टेज आए थे, ब्लड जो जिनमें गाय का वो जो र्यूमर फैला था कि गाय की चर्बी और शुगर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए अब वो शक करने लगे थे हर वक्त, उनको भी अफसरों पर भरोसा नहीं रहा। तो इसलिए जैसे ही र्यूमर फैला उनको 1 मिनट में यकीन हो गया कि भाई बिल्कुल सही बात होगी, ठीक है। इस वाले बॉक्स में एक ताल्लुकदार का वो दिया गया है। एक ताल्लुकदार था जो किसी से बोल रहा है कि भाई साहब कि तुम हमारे देश में आए, तुमने सब कुछ छीन लिया, तो इससे एग्ज़ाम में तो आएगा नहीं। अच्छा, तो आपको और कई चीज़ें बताऊँ, जैसे देखो ये सिपाही को यूरोपियन स्टाइल, ये इंडियन सिपाही है, बंगाल सिपाही, यूरोपियन स्टाइल यूनिफॉर्म में है। अच्छा सुनो, तो देखते हैं आगे। और अब सुनना तुम, समझना कि सिपाहियों को क्या दिक्कत है कि भाई सिपाहियों की जो लिंक थी, सिपाही और रूरल रूरल विलेज में उनकी लिंक थी। लिंक कैसे, भाई कोई भी सिपाही होगा वो रूरल इंडिया से तो आएगा, किसी गांव का होगा वो कहीं ना कहीं। वो सुनेंगे भाई गांव में अंग्रेज ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, सब हमारे लोग दुखी हैं, गांव वैसे दुखी है पूरा का पूरा। अब यहाँ के, अब देखना, तो लार्ज मेजोरिटी जो थी सिपाही की बंगाल आर्मी की, बंगाल आर्मी वही अंग्रेजों की जो आर्मी थी, बंगाल आर्मी की, वो रिक्रूट होती कहाँ से, अवध के विलेजों से, और ईस्टर्न जो उत्तर प्रदेश था, उधर जो पूर्वांचल वाला जो इलाका है उधर से। तो ज़्यादातर अवध और जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है उधर से बंगाल आर्मी के सिपाही जाते थे वहाँ के गांव वगैरह से। उनमें कौन कौन थे, उनमें ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग थे, जैसे ब्राह्मण और भी जो अपर अपर कास्ट होती हैं उनसे, उनमें लोग थे ज़्यादा। अच्छा, इसीलिए अवध को बंगाल आर्मी की नर्सरी भी बोला जाता था। बेटा याद रखना ये बात कि बंगाल आर्मी की नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किस टाउन को किस किंगडम को बोलते हैं, अवध को। क्योंकि अवध के गांव से और जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ईस्टर्न यूपी, वहाँ से बंगाल आर्मी में बहुत लोग जाते थे। अब देखो सिस्टम क्या हुआ, ये पूरा का पूरा पैरा इसमें लिखा हुआ है। अब ये सब रेशियल एब्यूज हुआ, अब वो सब गांव से जुड़े हुए हैं, सिपाही अपने गांव वाले से बात करेंगे, उन्हें पता है गांव कितना परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिपाहियों के साथ अलग ही रेशियल मतलब रेशियल बिहेवियर रखा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ चालू है लगातार हर लेवल पे। अब सिपाही ये बात घर बता रहे हैं, ठीक है। तो
तो जैसे ही घर पे उन्होंने ये सब बताया तो फिर गांव पे फिर और गुस्सा हो रहा है। तो ये जो टाई था ना इनका बीच में, मतलब जो सिपाही हैं उनका उनके गांव के लोगों से, ऑर्डिनरी पीपल का, इसलिए यही रीज़न बना लास्ट में कि ऑर्डिनरी जो पीपल हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया रिवोल्ट को सिपाहियों के साथ। अपने जो उनके जो मतलब जो सिपाही हैं उनके भाई तो हुए, जो गांव वगैरह के लोग हैं उनके, तो उन्होंने भी रिबेल को काफ़ी ज्वाइन कर लिया। इसमें आप देख सकते हो बंगाल आर्मी के जो सिपाही हैं वो यूरोपियन स्टाइल के क्लॉथ में कैसे दिख रहे हैं। इन्होंने पैंट नहीं पहना क्या भाई? मेरे ख्याल से तो पैंट नहीं है इसमें इन दोनों का। तो चलिए, जो भी शौक रहा होगा इनका, देखते हैं। अच्छा, चलो देखते हैं कि रेबल क्या। अब देखिए हमने बंगा इसकी पूरी केस स्टडी पढ़ ली है हमने अवध की। बेटा याद है ना, पहले तो हमने रिवोल्ट के बारे में पढ़ा, फिर दूसरे टॉपिक में पढ़ा अब पूरी पूरी अवध की केस स्टडी के ऊपर एक पूरा का पूरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है कि रिबेल लोग जो थे वो चाहते क्या थे, ठीक है, वो देखते हैं। अब भाई देखो, हमको पता कैसे चलेगा? तो ब्रिटिशर ने ये सब रिकॉर्ड किया है कि उन्होंने कैसे कैसे ट्रायल किया और उनके हीरोइज्म की कहानी खुद की, कि किस तरह उन्होंने रेबल को शांत किया। तो दे डिसमिस्ड द रेबल्स एज द बंच ऑफ अनग्रेटफुल एंड बार्बरिक पीपल। ब्रिटिशर्स ने रेबल के बारे में, जो रेबल जो लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था, उनके उनके बारे में यही लिखा है कि वो बहुत ही अनग्रेटफुल और बार्बरिक लोग हैं, ठीक है, ऐसा ब्रिटिशर ने लिखा है। अच्छा, attempt to reconstruct what happened in the 1857 are thus heavily and inevitably dependent on the what Britisher wrote, ठीक है। While these sources reveal the mind of official, they tell us very little about the what the rebel wanted। देखिए, जितने भी ये सोर्स हैं रेबल क्या चाहते थे वो सब अंग्रेजों के सोर्स थे, उसमें अंग्रेजों ने लिखा है उस वक्त का सब कुछ। तो भाई साहब इसीलिए अब अंग्रेजों ने सब कुछ अपने हिसाब से लिखा है, तो हमें ढंग से पता नहीं चल पाता कि भाई रेबल क्या चाहते थे। तो बहुत मुश्किल है रेबल के बारे में, लेकिन कई सारी चीज़ों से हम पता लगाएंगे आगे। तो लेकिन जितना भी रिकॉर्ड लिखेंगे वो तो अंग्रेजों ने लिखेंगे, अंग्रेज तो अपने को सही बताएंगे खुद को, तो वो तो रिबल्स को फालतू ही बताएंगे बेसिकली, ये लिखा हुआ है इसमें। क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड हैं पुराने वो सब अंग्रेजों ने लिखे हैं, तो वो तो अपने हिसाब से बताएंगे ना कि रेबल क्या चाहते हैं, उनके हिसाब से क्या चाहते हैं वो ये बताएंगे। लेकिन असली में रेबल क्या चाहते हैं वो तो तब पता चलेगा जो रेबल ने लिखा है। तो देखते हैं क्या है द विजन ऑफ यूनिटी, देखते हैं क्या होता है। जो रेबल प्रोक्लेमेशन था 1857 का, ठीक है, उससे हर सोसाइटी का हर सेक्शन यूनाइट हुआ। कैसे? उनकी कास्ट क्रीड चाहे कुछ भी हो, देखते हैं कैसे। जैसे कई जो प्रोक्लेमेशन होता है जो एक तरह से एक मतलब वो समझ लो एक सूचना पत्र जो जारी कर दिया जाए, कोई जैसे कोई राजा था या कोई नॉर्मल कोई लीडर है, वो एक लिख के कोई न्यूज़पेपर या कहीं पे कोई जारी करे कि हम लोग क्या चाहते हैं अंग्रेज़ों से, इस तरह से जारी करना कोई पेपर को, उनको प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। तो कई प्रोक्लेमेशन जो थे वो मुस्लिम प्रिंसेज ने जारी किए, ठीक है, कई हिंदुओं ने जारी किए थे, ठीक है। और उन्होंने जो प्रोक्लेमेशन जारी किया उसमें हिंदुओं के सेंटिमेंट का भी ध्यान रखा, उनको हम देखेंगे किस तरह से ध्यान रखा, ठीक है जी। तो ये एक ऐसा बार माना जाता है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का इक्वली लॉस हुआ था और इक्वली गेन हुआ था, ये बात है, ठीक है। इसमें ग्लोरीफाई हुआ कि इसका को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ अंडर द मुगल एम्पायर। और ये पता चला कि मुगल एम्पायर के अंदर कैसे दोनों की दोनों कम्युनिटी अच्छी तरह से रह रही थी। एक तो ये एनसीईआरटी वाले भी कुछ ज़्यादा बताते हैं, है ना, इतना भी कोई वो नहीं था कि बहुत अच्छे से रह रही होंगी, मुझे तो लगता नहीं, लेकिन चलो देखते हैं जो भी बोल रही है। अच्छा, द प्रोक्लेमेशन दैट वाज इशूड अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह अपील टू द पीपल टू जॉइन द फाइट अंडर द स्टैंड ऑफ बोथ मोहम्मद एंड द महावीर। कि बहादुर शाह के नाम से जो प्रोक्लेमेशन जो जारी किया गया था उसमें लोगों से अपील की गई थी कि इस फाइट को ज्वाइन करें मोहम्मद और महावीर दोनों के नाम पे। मोहम्मद तो प्रॉफिट मोहम्मद मुसलमान, तो मोहम्मद के नाम पे, महावीर बजरंगबली के नाम पे हिंदू ज्वाइन करें, इस तरह से उन्होंने लिखने की कोशिश की। अच्छा, बरेली में वेस्टर्न यूपी में दिसंबर 1857 में ब्रिटिश स्पेंट 50,000 टू इनसाइड द हिंदू पॉपुलेशन अगेंस्ट द मुस्लिम, द अटेम्प्ट फेल्ड। 1857 का रिवॉल्ट चल रहा है, ब्रिटिशर ने 50,000 रुपये तक खर्च किए थे हिंदुओं को मुसलमानों के अगेंस्ट भड़काने में, लेकिन भड़का नहीं पाए। बेटा ये सब चीज़ें ना, अब तुम कहोगे इसको पूछा कैसे जाएगा, इसको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनमें पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर ने उस वक्त हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की, तो बिल्कुल की थी, ये याद रखना। अच्छा, अब जैसे ये आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है, इसके कई सारे पॉइंट हैं। तो इसमें लोगों को ये बताया कि एक इस जो ये जो लड़ाई हो रही है अंग्रेजों के खिलाफ, इसमें सभी लोग अपना साथ दें, साथ देने में सबका, हिंदूज़ का, मोहम्मदन्स का, सबका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो बताते हैं कैसे कैसे फ़ायदा है। तो ज़मींदारों के लिए बताते हैं कि जिस तरह से तुमसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है वो सब नहीं वसूला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में लिखते हैं सबके लिए, जैसे तुम्हें हर जगह लिखा हुआ मिलेगा कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, समझ लो बात को, जैसे लिखा आएगा
जैसी हमारी सरकार आएगी, सच एक्सटॉर्शन विल हैव नो मैनर इन एग्जिस्टेंस इन द वाजपेयी गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट जैसी आएगी तो ये जिस तरह का एक्सटॉर्शन ये अंग्रेजों ने किया है उस तरह का नहीं रखा जाएगा। जुम्मा जो मतलब टैक्स जो है वो बहुत ही हल्के होंगे, और जमींदार की जो डिग्निटी है ऑनर उसका बहुत ही ध्यान रखा जाएगा, ऐसा करके जमींदारों के लिए बोला। अच्छा, सेक्शन 2 मर्चेंट व्यापारियों के लिए क्या बोला कि भाई व्यापारियों का ये है कि जो भी अगर कोई अच्छा वो आता है कोई ठेका वगैरह तो वो सब अंग्रेज़ों को ज़्यादा दे दिया जाता है, तुम लोगों पे से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है। तो लेकिन जैसे ही बादशाही गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी तो ये जितने भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस हैं जो अंग्रेज़ों ने मचा रखी हैं ये सब खत्म कर दी जाएंगी, ठीक है। विदाउट एक्सेप्शन के सबके लिए समान व्यवहार किया जाएगा, सभी मर्चेंट बराबर होंगे। तो मर्चेंट का फ़ायदा इस तरह से बताया गया। और बताया गया कि पब्लिक सर्वेंट जो हैं, तो ऐसा अभी जो पब्लिक सर्वेंट है जो इंडिया से लगते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं रहती अंग्रेज़ों के सामने, लेकिन जैसे ही बादशाही गवर्नमेंट आएगी तो सबकी जो सैलरी है वो 200-300 रुपये बढ़ा दी जाएगी और सबको हाई पोस्ट पर फ्यूचर में रख दिया जाएगा, जितने भी पब्लिक सर्वेंट थे उस वक्त के जो काम करते थे अंग्रेज़ों के लिए। अच्छा, उनके लिए ये बोला था। आर्टिजन्स वगैरह है उनका भी कुछ फ़ायदा बताया था कि बादशाही गवर्नमेंट जैसे आएगी तो नेटिव जो आर्टिजन है उनको एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड किया जाएगा, किसमें, किंग की सर्विस में, राजा की सर्विस में और रिचेज़ की सर्विस में। तो इसलिए उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ेगी, वो बहुत पैसे कमाएंगे। और सेक्शन 5 पंडित फ़कीर और अदर लर्नड पर्सन जो रिलीजियस जो लीडर हैं उनके लिए क्या बोला कि भाई साहब कि जैसा कि हमने देखा है कि हिंदू और मुस्लिम, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये अंग्रेज जो हिंदू और मुस्लिम दोनों का रिलीजन ख़राब कर रहे हैं, तो इस होली वॉर में पंडित और फ़कीरों से वो है कि भाई साहब इस होली वॉर में अपना साथ दें और देश की कल्चर को बचाएं। इस तरह से उन्होंने सबका साथ मांगने के लिए सब तरह से बोला, ठीक है। फिर वॉट द सिपाही थॉट, अब सिपाही इसमें पूरा के पूरा पैराम कुछ भी ऐसा नहीं है। तो तुमको दिख रहा है कि प्रोक्लेमेशन में मतलब एक तरह से हमको ये तो समझ आ रहा है कि रिबेल्स क्या चाह रहे हैं। रिबेल्स ये चाह रहे हैं कि सबको पहले तो बराबर ये सब मिलना चाहिए जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, प्रोक्लेमेशन जो थी उन्होंने कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया किसको, जो भी ब्रिटिश रूल और फिरंगी राज से जो भी चीज़ एसोसिएटेड है ना, कुछ भी चाहिए नहीं ब्रिटिशर्स का बेसिकली। द ब्रिटिश द रेबेल लीडर सेड कुड नॉट बी ट्रस्टेड, भाई ब्रिटिशर्स जो उनको बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा रेबेल लीडर बोलते थे, ठीक है। जो रेबेल थे वो दे वांटेड टू रिस्टोर द वर्ल्ड, वे दोबारा से सबको ख़त्म करना चाहते थे कि भाई साहब, तो कुल मिला के समझ आ रहे हैं रेबेल क्या चाह रहे हैं। वो ब्रिटिशर्स के साथ तो अपना कोई भी संबंध रखना नहीं चाह रहे दूर दूर तक। उन्होंने कह दिया ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी ट्रस्ट किया नहीं जा सकता, और यही असली बात है, ठीक है। और देखते हैं जो प्रोक्लेमेशन जो एक्सप्रेस किए जाते थे उनमें उनमें ये फियर भी दिखाया जाता था कि भाई ब्रिटिश जो है वो हमारी कास्ट को, रिलीजन को, हिंदू मुसलमान को ख़राब कर रहे हैं और उनको क्रिश्चियनिटी में बदल रहे हैं। ये लोगों का इस तरह का डर भी तो था। ए फियर दैट लेड पीपल टू, अब देखो इसी डर की वजह से कई सारे लोगों ने बहुत सारे रूमर्स पे ही भरोसा कर लिया, कई सारे कि भाई साहब ब्रिटिशर्स ने गाय का हड्डियों का जो चूर्ण है वो आटे में मिला के बेच रहे हैं, इस तरह के रूमर्स पे लोग फिर भरोसा भी कर लेते थे। अच्छा, क्योंकि प्रोक्लेमेशन में ऐसा लिख देते थे वो लोग कि भाई साहब ब्रिटिशर्स जो है वो हमको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें। वैसे इसमें कुछ झूठ भी नहीं है, क्योंकि चलिए एक टॉपिक से अलग बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता कि नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है उसमें ब्रिटिशर ने बहुत कम दखलंदाजी की है, उसमें किसी को आउटसाइडर को जाने नहीं दिया, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज को वहाँ पे भी जाने दिया। चलिए देखते हैं, ये सब तो फिर अलग बात है। इन अ विलेज दे वंट अकाउंट, अब देखिए लोगों ने क्या है जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो विलेज में अकाउंट बुक्स और मनी लेंडर्स के हाउस वगैरह भी जला दिए। उन्होंने अटेम्प्ट किया कि ओवर टर्न कर दें जो ट्रेडिशनल हायरकी थी ना उनको, और रिवेल किया सभी ऑफिसर्स के खिलाफ। वो ऐसा समझते थे कि भाई साहब ये जो मनी लेंडर वगैरह हैं ये भी क्या है, वो है। अब देखिए इन इस तरह से इस रिवॉल्ट से क्या समझ आ रहा है, एक तरफ तो हमने देखा कि सब लोग लड़ रहे हैं, अमीर गरीब सब लोग एक तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा था कि मनी लेंडर और अमीर लोगों के घर जला दिए गए, ये सोच के कि ये अमीर लोग हमें ब्रिटिशर्स की तरह ही ऑपरेस करते हैं। तो एक तरह से तो इससे पता चलता है कि एक अल्टरनेटिव विजन भी मिलता है, ग्लिम्स मिलती है किसकी, एक एजेलिटेरियन सोसाइटी की। एजेलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है, देखिए जिस तरह से कम्युनिस्ट सोसाइटी होती है कि सब लोग बराबर हैं, इसी तरह की सोसाइटी बनाना चाहते थे कुछ लोग, लेकिन ये सब जगह नहीं था ये सब। सच विजन्स वर नॉट आर्टिकुलेटेड इन द प्रोक्लेमेशन, कि भाई साहब ये सब कहीं लिखा नहीं जाता था। सब लोग असली में प्रोक्लेमेशन के अंदर तो सभी सोशल ग्रुप को यूनाइट करने की बात होती थी अगेंस्ट द फिरंगी राज। इस पूरे पैरा का मतलब समझ रहे हो मैंने क्या इतनी देर में बकवास किया तुमसे, मैंने ये बकवास की बेटा कि प्रोक्लेमेशन जो होते थे उनमें ये लिखा जाता था कि सभी लोग, अमीर हो गरीब हो, जात कुछ भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोग जुड़े फिरंगियों के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट करें। सबके बारे में बताया था कि जमींदार भी जुड़े, सब जुड़े। लेकिन कई जगह हमने देखा कि लोगों ने क्या है घर जला दिए,
मनी लेंडर्स के, जमींदार के, जो तो इंडियन थे। तो इससे क्या पता चलता है कि कई जगह ऐसा भी देखा जा रहा था कि लोग बहुत परेशान थे, तो सभी ऑपरेसर जो भी ऑपरेशन है उनके, उन सब के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं हुआ, कुछ जगह पे ऐसा हुआ। तो इस तरह से एक ग्लिम्प मिलती है एक अल्टरनेटिव विजन की। ये अल्टरनेट विजन ही तो हो गया। एक तरफ तो हम देख रहे हैं सब लोग साथ में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमीर लोगों के खिलाफ भी प्रोटेस्ट चल रहा है इस तरह से। अच्छा, अब ये देखते हैं द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर। ठीक है, क्या है सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर? जैसे ब्रिटिश रूल कोलैप्स हुआ था, तो कुछ रिबेल जो प्लेसेस है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, उन्होंने सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। वहाँ पे अपने अपने लोग बैठा दिए उन्होंने, समझ लियो बात को। मतलब उन्होंने सोचा कि सब हम अपनी सरकार चलाएंगे। जैसे जो लीडर थे वो बेंट वेंट टू द कल्चर ऑफ कोर्ट, उन्होंने अपने कोर्ट इस्टेब्लिश कर लिए, अपॉइंटमेंट बना दी अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बना दिया, अपने पेमेंट ट्रूप्स की पेमेंट करने का सिस्टम बना दिया, और ऑर्डर इशू कर दिए कि अब लूटपाट बंद कर दी जाए। समझ रहे हो बात को? जैसे ही इन्होंने कब्जा किया, भाई रेबल स्टार्ट हुआ तो खतरनाक हुआ था उस वक्त, तो कई जगह कब्जा हो गया था। तो एकदम एक अलग सरकार बना दी, अपनी खुद के कोर्ट बना दिए, खुद अपॉइंट कर दिए, नए नए रेवेन्यू सिस्टम बना दिए। सोचा कि अब तो अंग्रेज चले गए, और प्लान्स बनने लगे कि भाई अंग्रेजों से लड़ाई भी तो जारी रखनी, क्योंकि पता है उनको अंग्रेज लड़ने वाले हैं, तो उसके प्लान भी बनने लगे। ठीक है, चेन ऑफ कमांड आर्मी में बता दी गई। ठीक है, तो ये सब काफ़ी अच्छे से हो रहा था। ठीक है तो रिवेल जो थे वो बिल्कुल 18th सेंचुरी का जो मुगल वर्ल्ड था उसमें चले गए वापस, कि उनका ही पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थे, जो उन्होंने रिबल्स ने जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया था, नए तरह के खुद के कोड वगैरह बनाए थे, इनका प्राइमरी एम तो ये था कि भाई साहब पहले तो अंग्रेजों के साथ जो वॉर चल रहा है उसकी डिमांड को पूरा करना है, कि वॉर किस तरह से लड़ा जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अंग्रेज तो अब दबाएंगे इस पूरे पूरे रिवोल्ट को, अंग्रेज आएंगे दोबारा से। तो इस तरह से उन्होंने क्या है, इस तरह के प्लान्स बनाए। बेटा समझ लो अल्टरनेटिव पावर इस वाले पैराग्राफ मतलब क्या है? इसका मतलब इतना है कि जैसे ही रिवेल हुआ, मतलब ये रिवोल्ट हुआ, कई जगह उन्होंने कब्जा ली रिवेल लोगों ने, उन्होंने अपनी सरकार बना दी, अपने कोर्ट बना दिए, अपनी अपॉइंटमेंट कर दी, नए रेवेन्यू सिस्टम बना दी, टैक्स कलेक्शन के सिस्टम बना दिए, पेमेंट लोग जो अपॉइंट किए उनके पेमेंट के सिस्टम बना दिए, सब कुछ बना दिया। और जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई वड़ाई चलने वाली, उन्हें पता है कि अंग्रेजों से लड़ाई तो होने वाली, अंग्रेज मानेंगे थोड़ी। अंग्रेजों ने लास्ट में शांत तो कर ही दिया था 1857 का पूरा रिवोल्ट, कब्जा तो लिया, हमको आज़ादी तो फिर बाद में 1947 में जाके मिली है। तो असली में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो बना था, इसका प्राइमरी एम ये था कि जो अभी वॉर जो होने वाला है, जो अंग्रेजों से जो चल रहा है, उसकी डिमांड्स को पूरा करना। अच्छा, अवध में जो रेजिस्टेंस था वो लॉन्ग लास्टेड था, यहाँ पे काउंटर अटैक बहुत बार किए गए, लेकिन लास्ट में जैसे, और यहाँ 1857 के लास्ट में, 1858 के शुरू में काफ़ी टाइम तक ये सब चलता रहा था। ठीक है, लेकिन लास्ट में हम देखा कि 1858 के एंड तक आते आते पूरा का पूरा रिवोल्ट अंग्रेजों ने शांत कर दिया। अब उसी के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से उन्होंने रिबेल को शांत किया। देखते हैं जरा। रिप्रेशन, रिप्रेशन वही किसी चीज़ को दबा देना। तो देखते हैं हुआ क्या। हुआ ये कि ब्रिटिश ने एक पूरी सीरीज ऑफ लॉ पास कर दी। ठीक है, इंसर्जेंसी को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, अब इन नंबर ये बहुत सारे एक्ट पास कर दिए, और बहुत सारे एक्ट पास कर दिए किसमें, मई और जून। जैसे ही भाई मई में तो स्टार्ट होता है 10 मई को रिवोल्ट, तो मई और जून में बहुत सारे रिवोल्ट मतलब एक्ट पास किए गए कि ये कर दिया जाएगा उनके खिलाफ, ये कर दिया जाएगा, मई और जून 1857 में। अब देखो हुआ क्या, सुनना तो। पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जो उसको मार्शल लॉ के अंदर ला दिया गया। मिलिट्री ऑफिसर जो थे, इवन जो ऑर्डिनरी जो ऑफिसर थे, उनको भी पावर दे दी गई किस चीज़ की, कि इंडियंस को पनिश करने की, जो भी रिवेल कर रहे हैं उनको पनिश करने की। अच्छा, पनिशमेंट क्या थी कि मतलब सारे के सारे जो लॉ और ट्रायल थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया। केवल एक ही पनिशमेंट बोल दी गई, डेथ। जो भी आदमी रिवेल कर रहा है, रिवोल्ट कर रहा है, जो भी रिवेल है, सब अंग्रेज अफसरों को, छोटे मोटे अफसर, सबको पावर दे दी कि बिल्कुल तुम उनको सजा दे सकते हो। पूरा लॉ का जो प्रोसीजर है, जो कोर्ट वगैरह होते थे, सारे ट्रायल का सिस्टम सब खत्म, केवल एक ही पनिशमेंट बोली, डेथ। उससे इन्होंने बहुत अच्छा। अब हुआ क्या, armed with these newly elected special laws and the reinforcement brought from Britain, the British began to task suppressing the revolt। समझ रहे बात, कि भाई साहब बहुत सारे एक्ट पास कर दिए, उससे और पावर बढ़ गई। एक तो इन पूरे के पूरे नए लॉज से जो उनके पास पावर आई है, और बहुत सारा री मतलब और बहुत सारी जो मदद है वो ब्रिटेन से मंगा ली गई। इस सब से उन्होंने रिवेल को जो है वो किया। अच्छा, कैसे, उन्होंने दिल्ली की अब वैल्यू समझी। कैसे, दिल्ली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की सिंबलिक वैल्यू समझी। पहले तो कोलकाता हुआ करता था जो कैपिटल था, उन्होंने दिल्ली, तो उन्होंने क्या दिल्ली को वो ऐसा समझ रहे थे कैसे,
कि जो इंडियन लोग हैं वो दिल्ली में अपना कोर्ट बनाने वाले हैं। फिर वो भी समझे कि भाई दिल्ली बिल्कुल बीच में आता है पूरे नॉर्थ इंडिया के, तो उन्होंने भी सोचा दिल्ली की इंपॉर्टेंस को। उन्होंने दिल्ली पे लगातार 2 प्रोलॉन्ग अटैक किए। कैसे अटैक किए? एक तो कोलकाता की तरफ से नॉर्थ इंडिया की तरफ, नीचे कोलकाता इधर की तरफ है, कोलकाता किधर है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट से और दिल्ली की तरफ एक तो ये रिवॉल्ट था, और एक ऊपर पंजाब की तरफ से। दिखाता हूँ, देखिए दिख रहा है, ये है दिल्ली। एक तो हो रहा है अटैक इधर से किया कोलकाता की तरफ से, ये कोलकाता है, एक ऊपर से पंजाब से, देखो निशान भी लगे हुए हैं मैप में तो देख सकते हो। इस तरह से उन्होंने 2 अटैक किए, किस पे, उस मतलब उन पे, ठीक है जी, दिल्ली के ऊपर। और देखते हैं और क्या हुआ। और जैसे भाई दिल्ली को जो रिकवर करने के जो अटेम्प्ट थे वो स्टार्ट हो गए थे जून में ही, जून से उन्होंने वो सब स्टार्ट कर लिया, और लास्ट सितंबर के लास्ट तक दिल्ली को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया गया। दोनों तरफ से जो लॉसेस थे वो बहुत हैवी थे, दोनों तरफ से बहुत लोग मरे थे। अच्छा, तो कुल मिला के समझ गए तुम क्यों अब क्यों लॉस क्यों हैवी हुए थे? क्योंकि भाई साहब अंग्रेजों को बहुत मुश्किल क्यों आई थी, क्योंकि भाई साहब पूरे नॉर्थ इंडिया के अलग अलग इलाकों से जो रेबेल थे वो दिल्ली को डिफेंड करने आ गए। वो समझ रहे थे कि हमारी कैपिटल को अंग्रेज, उन्होंने दिल्ली को कैपिटल की तरह देख रहे थे ना वो, कि नया हम ब्रिटिश राज के अलावा फिरंगियों को भगा के नई कैपिटल दिल्ली में बनाएंगे, मुगल राज को इस्टेब्लिश करेंगे। तो बहुत सारे लोग पूरे अलग नॉर्थ इंडिया के अलग हिस्सों से लड़ने आए थे अंग्रेजों से दिल्ली में। अच्छा, इन द जेनेटिक प्लेन, गेंगेटिक प्लेन होता है मेरे ख्याल से, टू द प्रोग्रेस ऑफ द ब्रिटिश रिकॉन्क्वेस्ट वाज स्लो। वो अवध वाला जो इलाका है बेसिकली, उसमें क्या है, ब्रिटिश जो कॉन्क्वेस्ट की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो है। जैसे एरिया विलेज बाय विलेज वो कब्जाने लगे, फोर्स जो थी एक एक विलेज को, इसमें से रिबेल्स को शांत किया। अच्छा, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लोगों उन्होंने किया। अच्छा, ब्रिटिशर ने रियलाइज किया दैट नॉट डीलिंग विद अ मियर म्यूटनी एंड अपराइजिंग दैट ह्यूज पॉपुलेशन। ब्रिटिशर्स को भी पता चल गया कि भाई साहब ये कोई छोटी मोटी म्यूटनी नहीं है। म्यूटनी होती है जो सिपाही रिवेल्ट करते थे, मैंने आपको बताया था अभी। वो समझ गए थे कि कोई म्यूटनी नहीं है छोटी मोटी, ये तो बहुत ही ऐसा रिवॉल्ट है जिसमें बहुत ही बड़ा पॉपुलर सपोर्ट है। अच्छा, तो देखिए एक अंग्रेज था जिसका नाम था फोर्सेथ, उसने क्या बोला था कि 3/4 ऑफ द अडल्ट मेल पॉपुलेशन वाज इन रिवेलियन। अवध के लिए बोला था उसने, इन अवध। तो बेटा अगर कोई अब तुम्हें क्वेश्चन आता है कि 3/4 ऑफ द अडल्ट मेल पॉपुलेशन इन द अवध वाज इन रिवेलियन, ये किसने बोला था? तो फोर्सेथ नाम के एक अंग्रेज अफसर ने बोला था, ब्रिटिश ऑफिशियल था, उसने जाके बोला था ये बात। अच्छा, ये समझ आ गई आपकी बात? तो क्या है, जो पूरा का पूरा जो एरिया है ये पूरा गंगेटिक प्लेन वाला, उसको भी मार्च 1858 तक ला दिया गया कंट्रोल में। हो गया पूरा का पूरा शांत। अच्छा और क्या हुआ, ब्रिटिशर ने प्रॉमिस किया किसको, कि बिग लैंड होल्डर्स को, कि उनकी स्टेट वो हम वापस कर देंगे तो हमारे सपोर्ट करो। और जो रेवेल लैंड होल्डर थे, जो ऐसे जमींदार जो रेवेल कर रहे थे, उनको डिस्पजेस कर दिया, और जो लॉयल थे उनको रिवॉर्ड दिया गया। ठीक है, कई सारे लैंड होल्डर जो थे वो ब्रिटिशर से लड़ते हुए मर गए, और कई सारे नेपाल भाग गए, और वहाँ पे नेपाल में बक के भूख और बीमारी से वहाँ जाके मर गए। नेपाल में वो आगे थे अपने कानपुर के नाना साहिब। ठीक है, नेपाल भाग जाते थे लोग, क्योंकि नेपाल जो था वो ब्रिटिशर से कभी गुलाम नहीं हुआ था, तो ब्रिटिशर्स की पावर वहाँ पर तो चलने से रही। तो ये सिस्टम था नेपाल का। जैसा कि इसी पेज में एक फ़ोटो इसमें देख सकते हो तुम। तो जब उस वक्त रिवॉल्ट को सप्रेस किया था अंग्रेजों के द्वारा, तो ब्रिटिश फोर्सेस थी जिसमें एक अंग्रेज था कैंपबेल, उसने क्या है 2000 लोगों को मार दिया था। और ये जो सिकंदराबाग जो पैलेस है ये लखनऊ में, इसके बाहर देखो ये तुमको हड्डियाँ दिख रही होंगी लोगों की पड़ी हुई, इनको ऐसे पड़ा हुआ छोड़ दिया गया, ये दिखाने के लिए कि जो ये कोल्ड वार्निंग थी कि कोई भी आदमी रिबेल करेगा उसका ये हश्र होगा। तो देखा तुमने, हमने रिवॉल्ट को देखा, अवध के बारे में सब कुछ पढ़ा, कि अवध को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी बोलते थे, अवध में क्या क्या कारण थे, तालुकदार के बारे में पढ़ा, नया समरी सेटलमेंट आया वो सब पढ़ा, और रिवॉल्ट को लास्ट में सप्रेस कर दिया गया वो भी पढ़ दिया, किस तरह से किया वो सब देख लिया आपने। अच्छा, आप देखते हैं इमेजेस ऑफ द रिवॉल्ट। इस पूरे का मतलब क्या है कि भाई साहब जब ये इंडिया में रिवॉल्ट हो रहा था तब जो लंदन के जो अखबार थे उनमें भाई साहब बहुत वो छपती थी पेंटिंग, और वो इंडिया के लोगों को एक बहुत ही गलत तरीके से छापते थे कि इंडिया के लोग हमारे वहाँ क्रिश्चियन लोगों को मार रहे हैं और उनसे बदला लिया जाना चाहिए। तो लंदन की जो प्रेस होती थी उस वक्त यही सब छाप रही थी पूरी तरह से, तो इंडियंस को बहुत ही गलत उसमें वो कर रहे थे। तो बहुत सारे पेंटर्स ने काफ़ी सारी पेंटिंग बनाई थी उस वक्त के रिवॉल्ट की, उनके बारे में बात होगी। अंग्रेजों की पेंटिंग है ये, तो इंडियंस को इन्होंने गलत शेड में दिखाया है, वो सब के बारे में यहाँ पे बात होने वाली है। अच्छा देखते हैं। अच्छा पहली बात तो ये कि जो भी हमें रिवॉल्ट के बारे में पता चलता है, ये सारी जो इमेज है,
तो ये रिबेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सब कहाँ से हैं, जो अकाउंट ब्रिटिशर्स ने लिखा है। तो ब्रिटिशर्स ने जो लिखा है उसी के थ्रू हम सब ये सब देखेंगे। अच्छा, कैसे? जैसे कई सारे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, मिलिट्री मैन थे, उन्होंने अपने अपने वर्जन छोड़े और अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें रिवॉल्ट के बारे में लिखा, तो वहीं सब से ये सब बताया गया है। ठीक है, तो असली में रेवेल के पॉइंट ऑफ व्यू से या लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिवेल कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं लिखा ही नहीं गया है कुछ भी। तो जो भी है सब अंग्रेज अफसरों के उससे लिखा गया है। अच्छा, बहुत सारी पिक्टोरियल इमेज थी जो प्रोड्यूस की जा रही थी किसी ब्रिटिशर्स से और इंडियंस के द्वारा। इंडियन पेंटिंग, पेंसिल ड्राइंग, उन सब कई चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात होगी। इंडियन पेंटिंग भी है कुछ, उनके बारे में बात होगी, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए तो ब्रिटिश पिक्चर थी जिनमें क्या है कि जो ब्रिटिश जो हीरो थे, जिन्होंने इंग्लिश रूल को बचा लिया और रेबेल को सप्रेस कर दिया, उनको हीरो की तरह दिखाया जाता था। कई सारी ऐसी पिक्चर बनाई गई, जैसे जिन पिक्चर्स में से दो फेमस पिक्चर्स के बारे में बात करेंगे हम। एक पिक्चर, इन पिक्चर का नाम ही है, पिक्चर मतलब बेटा, पिक्चर मतलब फिल्म नहीं, पिक्चर मतलब होता है एक तस्वीर, पेंटिंग। एक पिक्चर है जिसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ, जिसको किसने पेंट किया था? थॉमस जोन्स बारकर। बेटा नाम याद रखिए, रिलीफ ऑफ लखनऊ, थॉमस जोन्स बारकर। और एक और पेंटिंग है जिसका नाम है इन मेमोरियम, जिसको जोसेफ नॉयल ने किया है। उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये दो के बारे में। तो हुआ क्या था उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, रिलीफ ऑफ लखनऊ क्या है, मतलब रिलीफ ऑफ लखनऊ के बारे में पढ़ लें पहले। रिलीफ ऑफ लखनऊ जो पेंटिंग है उसका मतलब क्या है। देखिए, हेनरी लॉरेंस जो था, लखनऊ का कमिश्नर था। ठीक है, अब उसने क्या है, पूरी की पूरी क्रिश्चियन जो पॉपुलेशन थी लखनऊ में जो रहती थी, उसको लेके एक बहुत ही हैविली फोर्टिफाइड रेजिडेंसी थी, उसमें चला गया, एक अच्छे खासे फोर्ट में चला गया बचने के लिए। ठीक है, लॉरेंस बेचारा मर गया लड़ते लड़ते। ठीक है, और किसको डिफेंड करते करते, जो कमांड को। ठीक है, फिर 25 सितंबर को क्या हुआ कि देखना तुम, लॉरेंस जो था, हेनरी लॉरेंस को किसने हराया था, कोई बता सकता है? इसका जिक्र पहले भी आया था चैप्टर में, बैटल ऑफ चिन्हात, डंका साहब से इसकी लड़ाई हुई थी। एक अलग बैटल था वो, 1857 के रिवॉल्ट के टाइम में। वो इस बैटल को ये हार गया था। खैर ये मरा तो यहाँ लखनऊ में अलग जगह पे आके था, लड़ते लड़ते, शायद मेरे ख्याल से उसी बैटल में मरा हो सकता है ऐसा भी। तो देखिए, लॉरेंस तो मर गया था, वो रिफ्यूज मतलब सारी की सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को एक फोर्ट में लेके चला गया। लॉरेंस मर चुका है। अब क्या हुआ, 25 सितंबर को दो अंग्रेज आते हैं, एक नाम है जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक। ये दो आते हैं, काफ़ी सारी फोर्स लेके आते हैं और ये कुछ दिन तक लड़ते रहते हैं। फिर चलता रहता है काम, रिबेल्स लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। अच्छा, 20 डेज लेटर, 20 दिन के बाद एक अंग्रेज आता है, कैंपबेल नाम है जिसका। क्या नाम बेटा? कैंपबेल। कैंपबेल का अभी थोड़ी देर पहले भी हमने नाम पढ़ा था। वही कैंपबेल है ये, जिसने लखनऊ के बाद 2000 लोगों को जो मारा था और उनकी जो हड्डियों को जो पड़े रहने दे दिया था। तो ये कैंपबेल आता है भाई साहब। अब देखिए, ये फोटो है इसके आने की, कि किस तरह से कैंपबेल आ रहा है इनको बचाने के लिए, और ये अपने रेबेल लोग हैं इनसे लड़ रहा है और ये आके बचा लेता है बेसिकली। ये कुल मिला के यहाँ के जो रेबेल थे उनको हरा देता है। तो कुल मिला के आउटरम और हेवलॉक तो पहले से ही थे। देखिए, तो तीन लोग थे, जेम्स आउटरम और हेनरी हेवलॉक तो पहले से आ गए थे। 20 दिन बाद कौन आ गया? कैंपबेल। नया वो था ये कमांडर ब्रिटिश फोर्स का इंडिया में। तो न्यू कमांडर ब्रिटिश फोर्स का कैंपबेल आता है वहाँ पे और पूरे रेस्क्यू करता है ब्रिटिश गैरिसन को और सबको बचा लेता है बेसिकली, उसकी याद में। उसके लिए एक, तो तो ये जो पेंटिंग है थॉमस जॉन बारकर की जो पेंटिंग है, तो कैंपबेल, आउटरम और हेवलॉक इन ब्रिटिश हीरोज़ के लिए बनाई गई है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस पेंटिंग में। इसी पेंटिंग का नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ। देखिए लिखा भी हुआ रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाई थॉमस जोन्स बारकर। इसमें देख रहे हैं तीन अंग्रेज आते हैं, एक तो ये आ ही गया है, दो और पहले से थे, आउटरम और हेवलॉक, और कैंपबेल आ गया, तो बेसिकली ये आके बचा लेता है। तो इनके लिए ये पेंटिंग बनाई गई थी। समझ रहे हो बात को? अच्छा, एक और पेंटिंग है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या पेंटिंग है? इंग्लिश वुमन एंड द ओनर ऑफ ब्रिटेन। अब तुम समझ रही हो ये क्या है? ये सब वहाँ कहाँ चल रहा था? ये सब चल रहा था ब्रिटिश प्रेस में, कि ब्रिटिशर्स जो प्रेस थी वो इंडिया के बारे में क्या लिख रही थी, इंडिया के रिबेल्स के बारे में। तो इस तरह लिखते थे कि वहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो सब बहुत तकलीफ़ में फंसे हुए हैं, सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। इस तरह से वो लिखते थे। समझ बात को? बेटा बैटरी बहुत कम रहेगी है, जल्दी देखते हैं ना, देखते हैं। न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, इनफ्लेम्ड बाई टेल ऑफ वायलेंस। अब देखिए, जैसे अब कहीं की प्रेस हो और लंदन में वो सब छाप रहे हैं, तो लंदन की जनता बहुत नाराज़ हो गई। इंडियंस जो रेबेल कर रहे थे उनसे, वो अपने वहाँ पे मांग उठाने लगे, वो डिमांड करने लगे क्या, कि भाई साहब, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा गया कि भाई साहब हमारे जो वुमन हैं और बच्चे हैं उनकी सेफ्टी करिए,
उनके ओनर को बचाइए, वहाँ पर रेबल बहुत परेशान कर रहे हैं, इस तरह से। तो ये सब काफ़ी डिमांड चल रही थी। तो इसी के लिए एक पेंटिंग बनाई थी, इन मेमोरियम इस पेंटिंग का नाम था, जिसको पेंट किया था जोसेफ नॉयल ने। पेंटिंग को तुम देख सकते हो, पेंटिंग में क्या है, ये है। इसमें दिख रहा है कि एक क्रिश्चियन लेडी अपने सब बच्चों को लेकर एक जगह छुप गई है। बाहर दिख रहे हो, देखो खिड़की से लड़ाई चल रही है, पेंटर किस तरह बनाते हैं, इधर रेबल इधर से आ रहे हैं। तो ये और एक लड़की जो है इसने हाथ में अपने बाइबल पकड़ी हुई है। तो इस तरह से वो छापते थे वहाँ पे, जिससे क्या लोग और वो हो जाते थे, वो बोलते थे कि उनसे बदला लिया जाए। तो हमने दो पेंटिंग के बारे में बात की। अब जैसे एक पेंटिंग और बनाई गई जिसमें एक मिस व्हीलर नाम की एक अंग्रेज महिला हैं, ये लड़ रही हैं किस तरह से। तो देखिए, जैसे एक बाइबल पड़ी हुई है। अब तुम कहोगे बाइबल कैसे, ये लिखा हुआ है इसमें, बाइबल ही है ये, इसी तरह से पेंटर ने बनाई थी, लेकिन इसके पेंटर का नाम नहीं पता। तो मिस व्हीलर जो है, देखिए उन्होंने किस तरह से एक रेबल को मार दिया। रेबल किस तरह से छापे जाते थे, इंडिया के रेबल हैं उनकी बड़ी बड़ी मूछें छाप देते थे, ये मार रही है अकेले एक हाथ से, क्योंकि बहुत बड़ी झांसी की रानी है ना। तो ये सब हमने देखा। अच्छा, तो इस तरह के जो फिगर थे काफ़ी पॉपुलर थे उस वक्त, इंडिया में नहीं, ब्रिटिश प्रेस में, वहाँ पर छप रहे थे काफ़ी। तो जैसा कि इसमें लिखा ही हुआ है कि मिस व्हीलर जो हैं वो भाई साहब लग रही हैं खूब, और अपने ऑनर को, अपने सम्मान को डिफेंड कर रही हैं सिंगल हैंडेडली, सभी अटैकिंग रेबल्स को मार रहे हैं। ठीक है, और जैसे लास्ट में लिखा हुआ है, द बुक लाइंग ऑन द फ्लोर इज बाइबल। ऐसे कई सारे बनाए जाते थे। देखो जहाँ जहाँ से यहाँ पे एक अंग्रेज कोई ऐसे रानी टाइप की लड़ रही है, उसके हाथ में देखो एक ढाल है जिस पे एक तराजू छपी हुई है, जस्टिस की तराजू। और इस तरह से पेंटिंग काफ़ी वहाँ पे छपती थी। ठीक है, जिस पेंटिंग का नाम है जस्टिस। ठीक है, लेकिन हमने दो पेंटिंग के बारे में बात की, रिलीफ ऑफ लखनऊ थॉमस जोन्स बारकर, और इन मेमोरियम जोसेफ नॉयल। ठीक है जी। अच्छा, और देखिए कई तरह की पेंटिंग, जैसे ये पेंटिंग थी। अब देखिए बंगाल में मिलता है टाइगर, तो इंडिया का तो बंगाल टाइगर है, और ब्रिटिशर्स ने अपना लॉयन छापा है। तो इस पेंटिंग में छापा गया है कि किस तरह से जो ब्रिटिश लॉयन है वो बंगाल टाइगर की ऐसी कर देता है। तो ये इसमें छापा गया। अच्छा, ये देखिए अब रिबेल को सप्रेस करने का द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। जरा देखिए, अब ये पेंटिंग छपी थी कहाँ पर, ये पेंटिंग इस तरह थी, इस तरह लोगों को फांसी दी गई थी, मतलब लोगों को गन से उड़ा दिया गया तोपों के सामने रख रख के, इस तरह से सजा दी गई थी। जो रिबेल्स थे लाइन में लगा लगा के हज़ारों हज़ारों लोगों को फांसी की सज़ा, हज़ारों हज़ारों लोगों को तोपों से उड़ा देना, इस तरह। ये कहाँ पे हो रहा था ये सब, ये एग्जीक्यूशन चल रहा है म्यूटिनियर्स का, जिन्होंने रिबेल किया था उनका पेशावर में, उनको गन से उड़ाया दिया है। देखो जैसे पता क्या चल रहा है, गन का मतलब ये तोप खड़ी हुई है कई सारी, देखिए यहाँ पे लोग उड़ते हुए दिख रहे हैं, लोगों को तोप के सामने लगा के उड़ा दिया जा रहा है। ये सीन इस तरह का कि ये सब जो है बाकी सिपाही, देख बाकी सिपाही खड़े हुए हैं बहुत सारे जो आर्मी हैं, उनको बेसिकली दिखाया जा रहा है कि अगर रेबेल किया तो उसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे। ठीक है, एक और पेंटिंग है, जैसे ये देख सकते हैं अपन, इसमें देखिए फांसी दी जा रही है वही पेशावर में ही। तो आप देख सकते हो, तो कोई पूछे कोई सब फांसी कहाँ पे दी गई थी, सभी म्यूटिनस सिपाही को पेशावर के अंदर दी गई थी। अच्छा, ये पूरी एक पेंटिंग देख सकते हो आप, नो टाइम फॉर क्लीमेंसी। ठीक है, ये पेंटिंग बहुत फेमस है। इसमें एक गवर्नर जनरल है उस वक्त का, मैंने कहा था ना डलहौजी चला गया था 1856 में, उसके बाद जो गवर्नर जनरल आया था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या बोला कि भाई साहब रिवेलियंस को इस तरह शांत करना सही नहीं है, उनके खिलाफ थोड़ी दया की भावना रखी जाए, उनसे थोड़ी सिंपैथी रखी जाए, तभी उनकी सिपाही की लॉयल्टी हम वापस जीत सकते हैं। उसने ऐसा बोल दिया ब्रिटिश प्रेस में। इतनी सी बात पर जो ब्रिटिश प्रेस थी उस वक्त की, प्रेस मतलब उस वक्त की जो ब्रिटिश मीडिया था, उसने उसको मॉक कर दिया और बोला कि देखिए किस तरह से जो हमारा कैनिंग है वो उन्हीं का साथ दे रहा है, और इस तरह से जिस तरह से वो करते हैं। तो ये जो फोटो है, वो इस फोटो में देखो छापा गया है द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग, इस पिक्चर का नाम है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब कि गवर्नर जनरल जो है उसने ये बोला था कि वेल दिस शैल नॉट ब्लो हिम फ्रॉम नास्टी गन्स बट ही मस्ट प्रॉमिस टू बी गुड लिटिल बॉय, लिटिल से बॉय। तो बेसिकली अगर हम उनको उससे नहीं उड़ाएंगे तोपों के सामने रख के, तो बहुत ही अच्छे सिपाही बनेंगे इस तरह से। तो इस तरह की छाप दी कि किस तरह से एक रेबल सिपाही जिसके हाथ में, एक हाथ में खुरकी है, एक में तलवार है, और इस तरह की पेंटिंग छाप देते थे जो हरामी ब्रिटिश मीडिया था उस वक्त का। ठीक है, समझ। तो लॉर्ड कैनिंग ने थोड़ी दया की भावना भी दी, लेकिन उसको प्रेस ने काफ़ी मॉक किया उस वक्त, उसकी बुराई वगैरह की। अच्छा, फिर आप कुछ इंडियन पेंटिंग्स को भी देख लेते हैं, नेशनलिस्ट इमेजरीज। तो वैसे जो नेशनल मूवमेंट हुआ था 20वीं सेंचुरी में, अपने आज़ादी वाली मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें कई सारी इंस्पिरेशन ली थी 1857 से। कैसे कि वो 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलने लगे, तभी से जो अपनी जो आज़ादी 1947 में मिली थी ना जो हमको, उस वक्त के जो नेशनल मूवमेंट होते थे
वो 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह सेलिब्रेट करने लगे थे। अच्छा, कई सारी पेंटिंग थी, कई सारे लीडर जो रिवोल्ट के थे उनको हीरोइक फिगर में दिखाया जाने लगा। अब उल्टा हो रहा है, इंडियन लोग जो हमारे उनको हीरो की तरह दिखा रहे हैं। जैसे झांसी की रानी देखिए किस तरह से लड़ रही है, तो ये झांसी की रानी का जो पोस्टर है, एक सेकंड, ये लास्ट पेज है, हाँ, ये झांसी की रानी का जो पोस्टर है, इसमें झांसी रानी को एक मस्कुलिन वॉरियर की तरह दिखाया जा रहा है। कई सारी कविताएं वायरल होने लगी, ठीक है, हीरोइक पोएम्स लिखी जाने लगी। जैसे एक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान, बेटा याद रखना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बेसिकली ये कविता अगर कोई तुमसे पूछे किसने लिखी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो देखिए इस पूरे के पूरे चैप्टर में, चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, थोड़ा टाइम लाइन की ओर देख लेते हैं। देखिए वही सब्सिडी अलायंस 1798 में आया था वेलेस्ली के द्वारा, लेकिन सब्सिडी अलायंस में अवध को कब लिया गया, 1801 में अवध। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को डिपोज कर दिया गया, अवध को कब्जा कर लिया गया, ठीक है। 1856 से 757 के बीच में समरी सेटलमेंट आ गया अवध में, बताया था ना, नया रेवेन्यू सेटलमेंट, समरी सेटलमेंट जिसको बोलते हैं। अच्छा जी, 1857 में 10 मई को रिवॉल्ट हुआ, 11-12 मई को वो दिल्ली पहुंच गए, ठीक है। फिर ये सब चल ही रहा है। अच्छा, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, 30 जून को ब्रिटिश जो फोर्स थी किसके अंडर थी, हेनरी लॉरेंस, बैटल ऑफ चिनाब में हरा दी गई। कौन बैटल ऑफ चिनाब में, मोहम्मद अहमदुल्ला शाह, जिसको डंका शाह बोलते थे, उसने पूरा लीड किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसने हरा दिया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। 25 सितंबर वो था जब हैवलॉक और आउटरम आए थे लखनऊ में उनको अपने लोगों को बचाने के लिए। फिर उसके 20 दिन बाद वो आ जाता है कैंपबेल, नया ब्रिटिश कमांडर जो था आर्मी का। अच्छा, जुलाई में वो शाहमल जो था बरौत परगना का उत्तर प्रदेश में, वो लीडर जुलाई में मर गया था 1857 में। जून 1858 में रानी की झांसी रानी जो थी उनको भी मार दिया गया। तो हमने पूरी की पूरी जो टाइमलाइन, इतना कुछ है नहीं इसमें कोई टफ कि टाइमलाइन तुमको याद नहीं हो। अगर तुमने अच्छे से इस चैप्टर को समझा है तो बहुत ही ईजिली, मुझे तो लगता है कि बहुत ही ईजिली इसको याद किया जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।